हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म लर्न विद मीसू। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। जो टॉपिक आज के एमसीक्यूज़ के लिए है वो आपका वेदर और क्लाइमेट का टॉपिक है, जिसमें जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का और इंडिया का वेदर जो हो, वेदर और क्लाइमेट के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से, और आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बिना वक्त गवाए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क करना है और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करके जाना है। और ये वीडियो ना आपकी इस टॉपिक की कंप्लीट रिवीजन होगी, इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक को अपने सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में हमें रीजन दिया गया है, कॉलम बी में क्लाइमेट की टाइप दी गई है। अब आपको इनको इससे मैच करना है, तो देखते हैं हम अपने आंसर को। जम्मू के प्लेन्स में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है, कश्मीर वैली में कौन सा क्लाइमेट, पीर पंजाल में और लद्दाख में। आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर का जो क्लाइमेट है, जम्मू में आपका क्या है, हॉट और ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। कश्मीर में आपका टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है और लद्दाख में आपका कोल्ड डेजर्ट लाइक क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो हमें पता है, क्योंकि ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें कूपन भाई साहब की क्लासिफिकेशन से पता चला। कौन से भाई साहब है हमारे पास, एक कूपन भाई साहब है। ठीक है, इनका नाम क्या है, व्लादिमीर कूपन। इन्होंने वर्ल्ड के जितना भी क्लाइमेट है उसको क्या किया, क्लासीफाई किया। उनको क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया। अब इन्होंने पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट था, इसको मेन जो टाइप्स थी वो कौन कौन सी जिसमें इन्होंने इसको किया। एक हमारे पास आ गया ट्रॉपिकल आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया ड्राई आ गया, ट्रॉपिकल, उसके बाद आपका ड्राई आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल और पोलर। इन मेन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने फर्दर सब कैटेगराइजेशन भी की कि वहाँ की एनुअल रेनफॉल क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिक वेजिटेशन में कैसी वेरिएशंस है। इन सब फैक्टर्स को लेकर के उन्होंने सब कैटेगराइजेशन भी की। वहाँ के विंटर्स कैसे रहते हैं, वहाँ के समर्स कैसे रहते हैं, मॉइस्चर वहाँ पे कैसा रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने सब कैटेगराइजेशन भी की और उनके लिए उन्होंने स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया। जब हम कूपन की क्लासिफिकेशन को अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी मैं। चलिए हम अपने इस पे चलते हैं, किस पे, जम्मू कश्मीर पे। अब जम्मू कश्मीर को ना कूपन भाई साहब की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मतलब डिवाइड करें तो जम्मू कश्मीर में हमें किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। मैंने कहा था कूपन भाई साहब ने क्या किया कि लेटर्स का इस्तेमाल किया। तो DFB आपका हो गया कश्मीर का, CW आपका हो गया जम्मू का, और आपका कैपिटल डी स्मॉल DW किसका हो गया, आपका लद्दाख का। अब कश्मीर जम्मू में आपका क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिला, और कश्मीर में आपका टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिला, और जम्मू लद्दाख में आपका कोल्ड डेजर्ट यानी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिला। ये क्यों होता है, ये हम आगे जब वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो हम समझ जाएंगे। जम्मू प्लेन्स में आपका कौन सा, अभी मैंने आपको बोला सब ट्रॉपिकल है, तो ये वाला सब ट्रॉपिकल हो गया ए का 2। तो ए का 2 कहाँ पर है बेटा, आपके तीनों इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और कश्मीर वैली में हमें पता है कौन सा टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिला। तो कश्मीर में टेम्परेट है, तो बी का 3 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर ये वाला बी का 3। पीर पंजाल में अल्पाइन और लद्दाख में आपका कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब जम्मू में सब ट्रॉपिकल, कश्मीर में टेम्परेट, पीर पंजाल में अल्पाइन और लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन। रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कॉलम ए में रीजन दिया गया है, कॉलम बी में रेनफॉल दी गई है। अभी आपको पता है कि जो कूपन भाई साहब थे ना, इन्होंने यहाँ पे जो DFB है ना, CWA जम्मू का ले लेती हूँ मैं पहले, CWA। इसको अगर मैं फर्दर, अगर मैं इसके हर एक लेटर को क्या करूँ कि उसको डिनोट करूँ, तो सी को उन्होंने किस चीज़ से डिनोट किया, सी को उन्होंने कहा कि लेस मॉइस्चर, लेस मॉइस्ट। जो उसके बाद डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, लॉन्ग समर्स हो गया, और ए हो गया मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, मतलब यहाँ पे क्या होगी, हैवी रेनफॉल होगी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी। ओके, लेस मॉइस्चर मतलब जो विंटर होंगे इतने मॉइस्ट नहीं होंगे, समर जो होंगे वो लॉन्ग होंगे, और जो आपका रेनी सीजन होगा उसमें रेनफॉल क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ये वाला इसका आ गया आपका जम्मू का। अब कश्मीर का उन्होंने क्या किया, DFB लिया। तो डी में हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमिड कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कंटिनेंटल मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। एफ में हमारे पास क्या होगा, सीवियर मॉइस्ट विंटर, यहाँ पे विंटर जो होंगे बहुत मॉइस्ट होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है ना। और बी हमारे पास क्या है, शॉर्ट समर, समर यहाँ पे रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। अब हम इसी को देख कर हम क्या करेंगे, अपनी क्लासिफिकेशन को देख लेंगे। पहले यहाँ पे लद्दाख का भी ले लेते हैं, DWD का उन्होंने क्या बोला कि डी मतलब कोल्ड, बड़ी कोल्ड लाइक सिचुएशन होंगी, और डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा, ड्राई विंटर होगा, और डी हमारे पास क्या है,
यहाँ पे वेरी कोल्ड विंटर देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके जेकेपीएससी असिस्टेंट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम में ये कोड पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन को फिर किसी एक और एग्ज़ाम में भी रिपीट किया गया था, वो शायद नायब तहसीलदार का था या पटवारी का कोई एग्ज़ाम था, वहाँ पे ये पूछा गया था। तो ये कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर का कोड क्या है DFB, जम्मू का कोड क्या है CWA, लद्दाख का कोड क्या है DWD। ओके, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने अभी देखा कि जम्मू में हैवी रेनफॉल होगी, जम्मू में क्या होगी एका 3, जम्मू में हैवी रेनफॉल होगी। और कश्मीर वैली में क्या होगी आपकी मॉडरेट रेनफॉल होगी। लद्दाख में आपकी क्या होगी लो रेनफॉल होगी। और पीर पंजाल में आपकी कौन सी होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी। अब आपको पता है कि जम्मू की मैं बात करूँ, ठीक है, जम्मू में ना नॉर्दर्न एरिया जो जम्मू के हैं वो आपके हाई हिली एरियाज है, और जम्मू का जो साउदर्न एरिया है वो क्या है प्लेन है। तो इन दोनों एरिया में भी ना रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी, अगर रीजनल लेवल पे देखें तो हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में ना रेनफॉल मॉडरेट रहेगी, लेकिन लद्दाख में बहुत ही कम रेनफॉल होगी, और पीर पंजाल में ओरोग्राफी। अब लद्दाख में कम रेनफॉल क्यों होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माउंटेन्स बना लेती हूँ, ठीक है, माउंटेन्स बना लेती हूँ। अब लद्दाख कहीं इधर है, लद्दाख इधर है, तो लद्दाख रेन शेडो एरिया में आता है। रेन शेडो एरिया में आता है जब यहाँ पे मतलब मॉइस्चर लेडन हवाएं, जब यहाँ से जो मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं जब ऊपर उठ रही होती हैं ना, तो ये पहाड़ एज अ बैरियर का काम कर लेते हैं। मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बैरियर का काम कर लेते हैं, तो पहाड़ इनको रोक लेते हैं और सारा मॉइस्चर यहीं गिर जाएगा, ठीक है। लद्दाख के इस पोर्शन में ना बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी एरिड, सेमी एरिड या एरिड कंडीशंस बनेंगी। ये तिब्बतन प्लेटू यानी लद्दाख का एरिया होगा। अब यहाँ पे जिसकी वजह से हमारे पास लद्दाख को मॉइस्चर कम मिलेगा, तो दैट्स वाई लद्दाख में कौन सी रेनफॉल होगी लो रेनफॉल होगी। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो यहाँ वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। जम्मू रिसीव करता है हाई रेनफॉल को, लद्दाख कम रेनफॉल, क्योंकि रेन शेडो इफेक्ट की वजह से। लद्दाख ना रेन की शेडो वाली पोर्शन में रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारा मॉइस्चर यहाँ गिर गया, इस ये पहाड़ जो है ना आपके ज़ांस्कर जो रेंजेस होगी या जो हिमालयन रेंजेस होगी, वो ना इनको रोक देती हैं, मॉइस्चर को रोक देती हैं और लद्दाख तक पहुँचने नहीं देती। तो दैट्स वाई लद्दाख में हमारे पास क्या होती है आपकी डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनती हैं, और वहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो बहुत ही क्या होती है लो होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में हमारे पास सीजन दिए गए हैं, कॉलम बी में हमारे पास मंथ्स दिए गए हैं। तो आपको एक रफ एंड टफ, अगर आपको आपने मतलब एक सीज़न को खुद से भी अगर आप सोच के आंसर करना का चाहो ना तो आराम से निकल जाता है। जैसे सीवियर विंटर, अभी हमें पता है कि चिल्ले कलां जो है वो दिसंबर में, चिल्ले कलां दिसंबर में स्टार्ट होती है ना, 21 दिसंबर से चिल्ले कलां स्टार्ट हो जाती है, और आपकी 30 to 31 जैन तक चिल्ले कलां चलती है। और फरवरी तो बहुत ज़्यादा, मतलब फरवरी में चिल्ले खुर्द और चिल्ले बचा। तो हमें पता है, यहाँ से पता चल गया, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सीवियर विंटर हमें जम्मू कश्मीर में कहाँ देखने को मिलेगा, दिसंबर टू फेब में। स्प्रिंग कहाँ से देखने को मिलेगा, मार्च और अप्रैल का जो मंथ होगा वो आपका स्प्रिंग का होगा, और समर जो होंगे वो आपके मई टू अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। ऑटम क्या होगा, सितंबर टू नवंबर का जो मंथ होगा वो आपका ऑटम का मंथ होगा। तो A1, B2, C3, D4 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है ना, जम्मू कश्मीर का जो सॉरी वेदर है और क्लाइमेट है, तो हमारे पास यहाँ पे ना कितने सीजन देखने को मिलते हैं, 6 सीजन जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत बार हम 4 5 सीजन भी रखते हैं, लेकिन मेजरली हम अगर ओवरऑल देखें तो 6 सीजन देखने को मिलेंगे। जैसे कश्मीर में हमारे पास एक है ना शिशुर, जिसको बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में शिशुर, मतलब सीवियर कोल्ड भी देखने को मिलेगा एक सीज़न। ओके, तो अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के, आपके कश्मीर के जो वेदर्स हैं ना उनके जो लोकल नेम हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमारे पास कश्मीर में जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, सोंत बोलते हैं, SONT सोंत, ठीक है। जो कश्मीरी लैंग्वेज के बच्चे हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, तो सॉरी अगर कहीं गलती होती है, सोंत। और आपका जो समर है, समर को बोलेंगे रेतकौल या ग्रीष्म बोलेंगे। आपका जो रेनी है उसको क्या बोलेंगे, वहारत बोलेंगे, WAHARAD वहारत बोलेंगे। और जो आपका ऑटम है, ऑटम को क्या बोलेंगे, हरुद बोलेंगे। ऑटम को क्या बोलेंगे बेटा, आपका हरुद बोलेंगे। और जो आपका क्या है विंटर है ना, विंटर को क्या बोलेंगे, वांदा बोलेंगे। और जो सीवियर कोल्ड इंटेंस विंटर का जो पीरियड होगा उसे क्या बोलेंगे, शिशुर बोलेंगे। ओके, जनवरी जो होगा वो आपका कोल्डेस्ट मंथ होगा आपके कश्मीर डिवीजन का। जनवरी जो है वो आपके कोल्डेस्ट मंथ होगा आपके कश्मीर डिवीजन का। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कॉलम ए और कॉलम बी का जो ये है क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर का है, और कॉलम ए को कॉलम बी से लगाना है। कॉलम ए में हमारे पास विंड की टाइप्स दी गई हैं, कॉलम बी में हमारे पास रीजन है।
अब कोल्ड कैटाबैटिक विंड्स, वैली विंड्स, हॉट समर विंड्स और माउंटेन विंड्स ये कहाँ पे होती हैं? कोल्ड कैटाबैटिक विंड्स और वैली विंड्स और ये वाली। तो आपको पता है कि कोल्ड कैटाबैटिक विंड्स कहाँ देखने को मिलेंगी? आपकी लद्दाख में देखने को मिलेंगी। वैली विंड्स आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगी। हॉट समर विंड्स जो जम्मू के प्लेन्स में देखने को मिलेंगी और माउंटेन विंड्स आपको पीर पंजाल में देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, अब इसका आंसर भी देख लें। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही है। अब हम इनको समझ लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास ना जो कैटाबैटिक विंड्स होती हैं, कैटाबैटिक विंड्स होती हैं और दूसरी होती हैं आपकी एनाबैटिक विंड्स होती हैं। कैटाबैटिक विंड होगी और दूसरी कौन सी होगी बेटा? आपकी एनाबैटिक विंड होगी। अगर मैं बात करूँ ना आपकी कैटाबैटिक विंड की, तो जो कैटाबैटिक विंड होती हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये ना जो होती हैं ये ना रात के टाइम पे चलती है। कब चलती है? रात को, मतलब क्या होगा? नाइट के टाइम पे चलती है। नाइट के टाइम पे ये क्या होती हैं? ऊपर से ना जो ये माउंटेन की स्लोप्स होती हैं ना, स्लोप्स रात को ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हवा मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, यहाँ पे स्लोप ठंडी होना स्टार्ट होगी, रात को टेम्परेचर गिर गया, जैसे टेम्परेचर गिरा तो ये हवाएं ठंडी होना स्टार्ट होगी और ये क्या होती हैं? डाउनफॉल हो जाता है इन हवाओं का। ये वापस ऊपर से ना स्लोप से नीचे प्लेन्स की ओर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हवाएं भारी होगी। ओके, प्लस हमारे पास जो ग्रेविटेशन जो होती है वो भी इसकी में रोल अदा करती है। तो ये हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, आपके प्लेन्स की ओर आएंगी। ये होती हैं आपकी कौन सी? कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है, और जो आपकी एनाबैटिक विंड्स होती हैं ये आपके डे टाइम पे होती हैं। डे टाइम पे क्या हो गया? आपकी स्लोप्स जो है ना, क्योंकि सनशाइन पड़ रही है तो ये क्या हो रही है? हीट अप हो रही है। तो जो ऊपर की हवा है ना ये थोड़ी वार्म हो रही है, तो जो ये हवा है ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसको बोलेंगे एनाबैटिक विंड्स। तो कैटाबैटिक विंड्स ये कहाँ देखने को मिलेंगी? आपकी लद्दाख में देखने को मिलेंगी। और जो आपकी बेटा वैली विंड्स होती है ना, जो हम आपकी वैली विंड्स होती हैं, तो ये जो होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी एरिया में जो मूव करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? वैली विंड्स बोलेंगे। हॉट समर विंड्स आपको पता है जम्मू प्लेन्स में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। लू जो होती है वो डे टाइम पे ना जम्मू में बहुत गर्मियों के टाइम पे ना बहुत गर्म हवा होती है, जिसे हम लू बोलते हैं। और उसके बाद जम्मू में ना एक और हवा होती है, इसको क्या बोलते हैं? दद्दू बोलते हैं। दद्दू जो होती है ना ये वाली हवा रात के टाइम पे होती है। रात के टाइम पे जो शिवालिक की माउंटेन की जो हिल्स है ना उनसे वो उतर के कहाँ आती है? प्लेन की ओर आती है। कूल विंड्स होती हैं। ठीक है, ये रात के टाइम पे मूव करती हैं। और ये लू जो है ये हॉट विंड्स होती हैं। और माउंटेन विंड्स हमें कहाँ देखने को मिलती है बेटा? आपके पीर पंजाल में। तो दैट्स वाई हमारे पास A1 B2 C3 D4, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे क्वेश्चन है। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ना वो आपका मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है। क्या वो आपका विंटर के सीज़न में होता है ओरिजिनेट? उसका इम्पैक्ट होता है विंटर सीजन पे। उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? कौन से सीज़न में होगा? और उसका इम्पैक्ट क्या? स्नोफॉल। और जो रीजन इम्पैक्ट होते हैं क्या जम्मू कश्मीर में है? तो आपको डेफिनेटली पता है मेडिटेरेनियन सी के आसपास ही होता है। सीज़न विंटर में ही मतलब ये ओरिजिनेट होगा। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? जम्मू स्नोफॉल होगा जम्मू कश्मीर में और रेनफॉल भी हो देखने को मिलेगी। और रेन इफेक्टेड एरिया कौन सा, रीजन इफेक्टेड एरिया कौन सा रहेगा? जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। अगर मैं मेडिटेरेनियन सी की बात करूँ ना तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हो तो मैप अपना जो एटलस होता है ना वो ज़रूर साथ रखना। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरीके से मेडिटेरेनियन सी को बना लेती हूँ। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी ऐसा वैसे है नहीं है, ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस बना ली। ओके, अब ये स्पेस क्या मैं बाद में बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये बना लिया, यहाँ पे ये बना लिया, कुछ इस तरीके से बना लिया। अब देखो मेडिटेरेनियन सी ना ये वाला पोर्शन हो गया। जो आप ग्लोब पे देखो यहाँ पे कहीं स्पेन आएगा, यहाँ पे फ्रांस आएगा, यहाँ पे इटली आएगा और यहाँ पे ग्रीस आएगा और यहाँ पे ना कुछ कंट्रीज़ होंगी। जैसे हमारे पास क्या हो गया? सोल्वानिया हो गया, आपकी क्रोशिया हो गया, बोस्निया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, अल्बानिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाली आ गई आपकी माल्टा आ गई, ये वाली आपकी कौन सी आ गई? साइप्रस आ गई। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी टर्की आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सीरिया आएगा, यहाँ पे आपका इजिप्ट आएगा, लीबिया आएगा, टूनिशिया आएगा, अल्जीरिया आएगा, मोरक्को आएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज इसके आसपास हैं। जो मैंने यहाँ पे ये बनाई थी ना तो ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो इसको अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है। तो इतने यहाँ पे देखो एक MCQ यहाँ से भी निकल गया कि आपके अटलांटिक ओशन से आपके मेडिटेरेनियन सी को कौन सी स्टेट जोड़ती है? तो वो कौन सी है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये यहाँ पे ये ओरिजिनेट होगा और यहाँ से जो विंड्स होंगी ना मेडिटेरेनियन सी से जो विंड्स होंगी वो उसको यहाँ पे लेकर के आएंगी, आपके इंडिया की ओर लेकर आएंगी। अब इंडिया में आने के बाद ना क्या होगा कि यहाँ विंटर के सीज़न में आएंगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में ना स्नोफॉल होगा।
कश्मीर में भी होगा और जम्मू के जो अपर रीचेस के एरिया हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, रेन स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो गया। मैंने ये क्यों बताई इतनी कंट्रीज़, क्योंकि कभी कभी ना आपके जीके एसएसबी के एग्जाम में कंट्रीज़ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास इनमें से कौन सी कंट्री है ऑप्शन में, या इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। जब आपको कंट्रीज़ के बारे में पता होगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, यहाँ पे आ गया स्पेन आ गया, यहाँ पे आपका फ्रांस आ गया, इटली आ गया, आपका यहाँ पे सोल्वेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेग्रो, अल्बानिया। अल्बानिया के बाद यहाँ पे आता है आपका ग्रीस, यहाँ पे आता है आपका टर्की, टर्की के इधर आता है आपका ब्लैक सी, और यहाँ पे आ गया आपका सीरिया, सीरिया के बाद यहाँ पे आ गया इजिप्ट, इजिप्ट की इधर आ गया लीबिया, टूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज आ गई और ये आपके यूरोपियन नेशंस आ गए। ओके, और यहाँ पे 2 आइलैंड नेशंस भी होंगे, एक आ गया आपका माल्टा, दूसरा आ गया आपका सिप्रस। ठीक है, ये दोनों आपके आइलैंड नेशन भी हैं, तो कंट्रीज़ को भी एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो स्नोफॉल जोन्स पे क्वेश्चन है। अब देखो, कॉलम ए में जोन्स दिए गए हैं, कॉलम बी में स्नोफॉल दी गई है। अब आपको देखना है गुलमर्ग में क्या हैवी स्नोफॉल होती है, पहलगाम में मॉडरेट होती है, जम्मू में ओकेजनल होती है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, लद्दाख में लाइट स्नोफॉल होती है। तो हमें पता है गुलमर्ग में आपकी क्या होती है, हैवी स्नोफॉल होती है, पहलगाम में आपकी मॉडरेट स्नोफॉल देखने को मिलती है, जम्मू में ओकेजनल स्नोफॉल देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। वो भी मतलब जैसे रजौरी का एरिया हो गया, पुंछ का हो गया, रियासी का हो गया, जो अपर रीचेस के एरिया है ना, वहाँ पे देखने को मिलेगी ओकेजनल रेनफॉल होगी, लद्दाख सॉरी स्नोफॉल होगी। लद्दाख में आपकी क्या होगी, लाइट स्नोफॉल होगी। तो हमारे पास इसका कौन सा बनेगा, A1 B2 C3 D4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, जो दराज है ना वो कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, ये तो हमें पता है, हमने पता है कि माइनस में चला जाता है उसका टेम्परेचर ये वाला। ठीक है, तो लद्दाख कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। जम्मू जो है वो हाईएस्ट समर टेम्परेचर इसमें, हाँ आपको पता है जम्मू में ना 46 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर जाता है। जम्मू जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है जम्मू में। श्रीनगर में भी टेम्परेचर हाई होता है मगर कंपैरेटिवली जम्मू के ना कम होता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर श्रीनगर का, ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। ले जो है एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट है, पता है आपको कि ले जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड, अगर एरिड कंडीशन वहाँ पे बनती है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो A1 B2 C3 D4 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, आपने ना डायरेक्ट आंसर नहीं सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके मार्क कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो रेन शेडो इफेक्ट पे है। अब देखो, पीर पंजाल रेंज जो है वो ब्लॉक करती है मानसून को, लद्दाख जो है वो रेन शेडो रीजन में आता है, कश्मीर में मॉडरेट रेनफॉल होती है, और आपके जम्मू में हाई रेनफॉल होती है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कूपन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जम्मू में ना हाई रेनफॉल होगी, तो डी का 4 आना चाहिए। अब देखो बाकी अगर आपको नहीं भी ना आएंगे तो आप यहाँ से भी आंसर सॉल्व कर सकते हो। डी का 4 सॉरी, डी का 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो गया। ए का 1, बी का 2, डी का ये 1 2 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। क्योंकि कभी कभी ना ऑप्शन सॉल्व करने का ये तरीका भी, ये वाली अप्रोच भी रहती है। अरे भाई, कंबल में बैठ के देख रही हो तो अभी भी लाइक तो कर सकते हो ना वीडियो को। चलो, कि हाथ बाहर निकालने में कंबल से भी दिक्कत होगी। कूपन क्लास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, कूपन की क्लाइमेट की टाइप पे है। अब देखो, अभी हमने देखा लद्दाख में ना DWD या BWK, इन दोनों से हम लद्दाख को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, लद्दाख के क्लाइमेट को। ओके, कंफ्यूज नहीं हो जाना, इससे भी डिनोट करते हैं और इससे भी हम क्या करते हैं, लद्दाख के क्लाइमेट को डिनोट करते हैं बच्चा। अगर मैं बात करूँ किसका, अच्छा CFA हमारे पास किसका है, वो है आपका यहाँ पे क्या है, CFA आपका आ गया जम्मू का, DFB आ गया आपका यहाँ पे, CFA नहीं CWA। ठीक है, CWA आपका किसका हो गया, जम्मू का, DFB हो गया आपका कश्मीर का, BWK या DWD आपका लद्दाख का आ गया, ET हो गया हाई हिमालयाज का। अब एक बार मैं कूपन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का भी बना लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ET आ गया ना, तो अब मुझे इंडिया का बनाना पड़ ही गया। अब इंडिया का नक्शा हम बना लेते हैं, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अरे बहुत सुंदर है, मगर आप ना इसको मान के चलो कि ये ऐसा है, मैम बना रही है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। जो अगर कूपन की क्लासिफिकेशन में अगर ओवरऑल इंडिया को देखें, जम्मू कश्मीर को अभी आप जूम मत करो, साइड रखो, अभी आप सिर्फ किसको देखो, इंडिया को देखो। ठीक है, इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आएगा ई, कैपिटल ई। जो ये वाला आपका पोर्शन आ गया ना यहाँ पे, सॉरी ये इसको ऐसे बना दें, ये हो गया आपका उत्तराखंड वगैरह का पोर्शन, ET आ गया। उसके बाद ये वाला आ गया आपका थर शार का रीजन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका BWHW। ओके, यहाँ पे हम आते हैं किसके, आपके उससे जो पीछे का पोर्शन है, उसमें अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ से चलती हूँ मैं, यहाँ से आते हैं कहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, ये इस जगह तक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h, स्मॉल w। ठीक है,
और आते हैं ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन एक्सटेंडेड पोर्शन है अरुणाचल का। इन दोनों में क्या आएगा आपका DFC आएगा। ओके, और हम चलते हैं कहाँ पे, ये जो नर्मदा का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ तक जाते हैं। यहाँ पे आएगा कैपिटल C स्मॉल W G। ओके, ये आपने बनाने भी हैं, क्यों बनवा रही हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके एग्ज़ाम में। लाइटली नहीं लेना कूपन भाई साहब की क्लासिफिकेशन को। ओके, यहाँ पे तो इस वाले को बनाऊंगी कैपिटल A स्मॉल M स्मॉल W, और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हम बनाएंगे स्मॉल कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल H स्मॉल W, और ये वाला क्या है AS। आपको अभी ये मुश्किल लग रहा होगा ना, लेकिन जब आप क्या करोगे, इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको जब बार बार रिपीट करोगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगर मैं इन कोड्स को उठाती हूँ, इन कोड्स को अगर मैं डी कोड करूँ, तो सबसे पहले हम ई पे चलते हैं। ई क्या आ गया आपका, पोलर टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। टी क्या होगा आपका बेटा, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, CWG क्या हो गया, मॉनसून टाइप क्या होगा, विद ड्राई विंटर। मॉनसून टाइप होगा, विद ड्राई विंटर होगा। आपका यहाँ पे आ जाओ इस तरफ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ और सिक्किम की तरफ, TFC ये आ गया आपका कोल्ड ह्यूमिड विंटर आ गया, विद शॉर्ट समर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं किसके, आपका AW पे चलते हैं। AW आपका क्या था बेटा, आपका ये था ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और हमारे पास आते हैं AS की तरफ, तो जो AS था वो आपका था मॉनसून टाइप विद ड्राई समर सीजन। ओके, अब हम चलते हैं जो ये बड़े बड़े अक्षर काफ़ी लंबे लंबे ना, इन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल W स्मॉल H स्मॉल W, ठीक है, कैपिटल B कैपिटल W स्मॉल H स्मॉल W। इसका जो था वो क्या था, ये है आपका बेटा जो है ना आपका ये वाला, तो ये है आपका कौन सी वाला क्लाइमेट, BW स्मॉल H स्मॉल W। तो ये आपका सेमी एरिड या स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, BSH, ये जो BSHW वाला है, कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल H स्मॉल W। तो ये हमारे पास सॉरी, ये जो होगा, ये वाला होगा हॉट डेजर्ट वाला, और ये वाला होगा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो होगा स्टेपी टाइप है या सेमी एरिड क्लाइमेट, जो आपको राजस्थान वगैरह के पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या थी, क्लासिफिकेशन थी कूपन की। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको पूरे अच्छे से मार्क करना, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लद्दाख क्लाइमेट, कौन सी स्टेटमेंट जो है लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में दी गई है, इनमें से करेक्ट फाइंड करनी है। लद्दाख एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली लो रेनफॉल, हमें पता है लद्दाख रेन शेडो एरिया में आता है, तो वहाँ तो रेनफॉल बहुत कम ही होती है। मोस्ट ऑफ लद्दाख लाइज इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयाज, हमें पता है कि जो हिमालयाज का जो ये जांस्कर का हो गया, हिमालयन जो रेंजेस होगी वो लद्दाख को क्या करती हैं, घेर लेती हैं, तो जिसकी वजह से जो माउंटेन जो होती हैं वो ना इस तरफ ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है, तो यहाँ पे लद्दाख के लिए मॉइस्चर बचता ही नहीं है, तो लद्दाख क्या बच जाता है पीछे, एरिड कंडीशन लद्दाख में हो जाती है। तो इसमें हमारे पास 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट है। लद्दाख गेट्स लेस देन 100 mm रेनफॉल एनुअली, ये वाला MCQs भी बन सकता है। लद्दाख कितनी रेनफॉल हासिल करता है, 100 mm से भी कम रेनफॉल लद्दाख को एनुअली हासिल होती है। और जो हिमालयाज हैं वो ब्लॉक करते हैं मानसून विंड्स को, और क्रिएट कर देते हैं रेन शेडो एरिया, वहाँ पे लद्दाख में क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द टेम्परेचर इन लद्दाख, लद्दाख के टेम्परेचर पे ना ये स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी फाइंड करनी है करेक्ट। जब भी आपको इनकरेक्ट और करेक्ट है, सबसे पहले इसको मार्क करना, उससे आपका आंसर सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। अब समर जो होते हैं वो शॉर्ट हैं और मॉडरेटली वार्म हैं, विंटर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड हैं और उनका टेम्परेचर -20 डिग्री से जाता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पता है हमें समर जो होंगे, हमने ऊपरी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि समर जो होंगे वो क्या होंगे, आपके शॉर्ट होंगे, विंटर क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट, बोथ A एंड B, तो C ही है। लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड है, जिसकी वजह से समर वहाँ पे काफ़ी शॉर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट कंडीशन बनती हैं जो आपके हार्श विंटर को लेकर के आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द टर्म कोल्ड डेजर्ट इज़ यूज्ड फॉर लद्दाख बिकॉज, जो कोल्ड डेजर्ट टर्म है लद्दाख के लिए यूज़ की जाती है, क्यों यूज़ की जाती है भाई, तो इसके ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। It has low rainfall and extreme temperature. It has snow throughout the year. It has high humidity. अरे भाई हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट रेनफॉल, तो ये हमने बताया ना कि ये कश्मीर के लिए था। इट एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, ये नहीं है। इट हैज़ स्नो थ्रू आउट द ईयर, ये भी नहीं। इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर E। इट हैज़ बहुत लो रेनफॉल होती है और टेम्परेचर बड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। और आपको पता है लद्दाख के ना जो डायर्नल टेम्परेचर होता है उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विच विंड्स आर लार्जली एब्सेंट इन लद्दाख, लद्दाख में इनमें से कौन सी विंड्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। क्या वो आपकी वेस्टर्लीज हैं, साउथ वेस्ट मानसून है,
कैटाबैटिक विंड्स हैं या लोकल विंड्स हैं। तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। तो डायरेक्टली चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। बेटा वो आपकी कौन सी हैं, वो आपकी हैं कौन सी आपकी साउथ वेस्ट मानसून्स हैं जो आपकी लद्दाख में क्या है, एब्सेंट है। अब देखो ना कि जो लद्दाख में ये एब्सेंट क्यों होती हैं, क्योंकि लद्दाख में जो होता है वो जो हिमालयाज़ है ना वो क्या कर लेते हैं, इसको ब्लॉक कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि लद्दाख जो है वो आपका रेन शेडो एरिया में आता है। तो जो आपकी जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो इनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ना प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, साउथ वेस्ट मानसून जो होंगे वो लद्दाख में लार्जली क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे देखो इसका लिखा हुआ है साउथ वेस्ट मानसून जो है ब्लॉक करेंगे हिमालयाज को, सो लद्दाख रिमेन्स एरिड, और इसकी वजह से लद्दाख जो है वो क्या बन जाता है, एरिड बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लद्दाख स्नोफॉल इन लद्दाख इज मेनली अकर्स ड्यू टू। तो जो स्नोफॉल होती है लद्दाख में वो मेनली किस वजह से अकर होती है, क्या वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, मानसून रेनफॉल की वजह से, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, या लोकल कन्वेंशनल स्टॉर्म्स की वजह से। तो वो कौन होता है बेटा, आपको पता है कि वो कौन है, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है। मैंने अभी जब ऊपर की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो आपके मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्नोफॉल के लिए। ठीक है, तो ये स्नोफॉल कौन कॉज करता है, वहाँ पे आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे लिखा है इसकी एक्सप्लेनेशन 14 की, विंटर प्रेसिपिटेशन लद्दाख में जो मोस्टली होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जो आपकी मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन रीजन से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि जो लद्दाख सॉरी जो है हाई एक्सपीरियंसिस हाई डायरनल वेरिएशन बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लद्दाख आएगा। लद्दाख जो है वो एक्सपीरियंस करता है हाई डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन बिकॉज, क्यों वो वेरिएशन को झेलता है, क्यों, क्योंकि क्या वहाँ पे लो ह्यूमिडिटी होती है, थिन एयर होती है, या प्रॉक्सिमिटी टू द ओशन होती है, हैवी रेनफॉल होती है, डेंस फॉरेस्ट कवर तो है ही नहीं है वहाँ पे। हैवी रेनफॉल हमने पता है कि हैवी रेनफॉल तो जम्मू के लिए पड़ा था, कश्मीर के लिए हमने पढ़ा था मॉडरेट, लद्दाख के लिए पड़ा था वेरी लो रेनफॉल। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। प्रॉक्सिमिटी टू ओशन ये भी नहीं है। लो ह्यूमिडिटी, लद्दाख में ह्यूमिडिटी कम होती है, और जो एयर होती है ना, जब हमने डायरनल टेम्परेचर की जो मैंने वो एक्सप्लेनेशन दी थी रेंजेस में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरनल टेम्परेचर डिफरेंसेस के लिए जो लद्दाख में है। जैसे हाई एल्टीट्यूड हो गया लद्दाख का, कोल्ड एरिड क्लाइमेट हो गया, थिन एयर होगी, लैक ऑफ क्लाउड कवर हो गया, ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर ना लद्दाख को क्या कर, लद्दाख के टेम्परेचर हाई डायरनल टेम्परेचर डिफरेंसेस या वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे दिन में 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चला गया, वही टेम्परेचर उसी दिन को, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर में ना दिन का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री था और रात को ये टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाएगा। तो क्यों चला जाएगा, ये सारे के सारे फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लद्दाख सीजन। लद्दाख के सीजन को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ए बी सी डी, तीनों चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, अपना आंसर मार्क करो। डायरेक्ट चलते हैं हम अपने आंसर पे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी, समर्स आर शॉर्ट, विंटर्स आर लॉन्ग एंड सीवियर। मैंने आपको जब कूपन की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि समर्स जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, विंटर्स लॉन्ग होंगे, और क्या होंगे, सीवियर होंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि वेजिटेशन ऑफ लद्दाख इज लिमिटेड ड्यू टू, जो वेजिटेशन लद्दाख की है वो लिमिटेड है, क्यों लिमिटेड है, क्या वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, क्या वहाँ पे हार्श कोल्ड विंटर्स होते हैं, क्या वहाँ पे हाई यूवी रेडिएशन होती है, तो कौन से फैक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें पता है लद्दाख में लो रेनफॉल होती है, तो हमने कूपन की क्लासिफिकेशन से बार बार देखो ना, एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ने का समझने फ़ायदा ये होता है कि आपके एमसीक्यूज आराम से निकलते हैं। लो रेनफॉल हो गया, दूसरा क्या, हार्श कोल्ड विंटर्स, हार्श कोल्ड विंटर्स होते हैं, हमें पता है कि सीवियर विंटर्स होते हैं, लॉन्ग विंटर्स होते हैं, ये भी करेक्ट हो गया। अब हाई यूवी रेडिएशंस, तो इसको आप ना, अगर आपको नहीं भी पता तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब एयर थिन होगी ना तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कम वो जो यूवी रेडिएशन हैं वो ईजिली क्या कर पाएंगी, सरफेस के ऊपर आ पाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे दिया भी है। यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड जो हमारे पास लद्दाख का जो एरिड कंडीशंस है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, हाई एल्टीट्यूड है, वो प्लांट की ग्रोथ को लिमिट करता है। प्लस हमारे पास वाटर की स्कैरसिटी भी इसमें आप ऐड कर लो, वाटर स्कैरसिटी, उसके बाद पुअर सॉइल क्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, अलॉन्ग विद दीज फैक्टर्स, ये वाले फैक्टर्स लद्दाख को क्या करते हैं, वेजिटेशन को कम कर देते हैं मिल के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज लद्दाख फॉल अकॉर्डिंग टू द कूपन क्लासिफिकेशन। कूपन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लद्दाख कौन सा क्लाइमेट में आता है, तो क्या वो BWH हॉट डेजर्ट में, BWK कोल्ड डेजर्ट में, CFB ओशनिक क्लाइमेट में, DFA ह्यूमिड
क्या है, ह्यूमिड कंटिनेंटल क्लाइमेट में। तो आपको पता है कि कौन से वाले में आता है, कोल्ड डेजर्ट में। मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना, DWD या BWK, आप दोनों में से कोई भी कोड याद रख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा आएगा, 18 का हमारे पास बेटा क्या है, आपका बी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 पे ये कोल्ड डेजर्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ प्रेसिपिटेशन कम है और कोल्ड विंटर्स है, दैट्स वाई ये डेजर्ट क्या बन जाता है, कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक आंसर लेकर के आना कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन लद्दाख इज मेनली फेड बाय ग्लेशियल मेल्ट ड्यू टू कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट की वजह से कौन सी इनमें से रिवर है जो लद्दाख में ना, जिसको ग्लेशियर की मेल्टिंग से ना, जो ग्लेशियर्स वहाँ पे उनकी मेल्टिंग से पानी मिलता है, क्या वो इंडस है, चिनाब है, झेलम है, गंगा है। तो वो कौन सी है बेटा, आपकी इंडस है, दैट इज़ द इंडस रिवर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कौन सा, आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिपिटेशन इन लद्दाख। और इसमें से हमें कौन सी मालूम करनी है, करेक्ट मालूम करनी है। तो करेक्ट मालूम करनी है। अब हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास आंसर क्या है इसका होगा। क्या एवरेज रेनफॉल इज सो mm से कम होती है। तो मैंने ऊपर एक आपको MCQs करवाया था, मैंने बताया था ना कि 100 mm से लेस दिन होती है। तो देखो वो एक स्टेटमेंट यहाँ से बन गई, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्ट रेनफॉल जो अकर होती है विंटर में ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जो रेनफॉल विंटर में होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, हमने अभी पढ़ा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से ही जो रेनफॉल होगी या स्नोफॉल होगी लद्दाख में देखने को मिलेगी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। लद्दाख इज समटाइम रेफर्ड एज द लैंड ऑफ पासिस बिकॉज, लद्दाख को हम लैंड ऑफ पासिस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों, इट हैज़ मेनी हाई एल्टीट्यूड पासिस कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया। क्या वो इसमें काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे ना क्या है, बड़े बड़े पासिस हैं जो क्या करते हैं, लद्दाख को कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ। क्या इट हैज़ मानसून डिपेंडेंट पासिस, क्या इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, भाई ये तो सरासर गलत होगी ना। इट्स सराउंडेड बाय डेजर्ट्स ओनली, ये भी गलत है। तो कौन सा हमारे पास आएगा, हमें पता है कि 21 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। इसमें दुनिया के बड़े बड़े हाई एल्टीट्यूड पे पासिस हैं जो कनेक्ट करते हैं इंडिया को ना सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे बेटा। द कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट ऑफ लद्दाख अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बिकॉज, जो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट ऑफ लद्दाख है वो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, क्यों, ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट। क्या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी पता है समर बड़ा शॉर्ट होता है, तो उसके बाद ग्रोइंग सीजन भी बड़ा कम होता है, मैक्सिमम टाइम पे वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रीवेल करती है, तो ग्रोइंग सीजन शॉर्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली हार्डी क्रॉप्स लाइक बार्ले एंड बक वीट कैन ग्रो, तो हमारे पास वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी ग्रो करती है, आपकी बार्ले ग्रो कर सकती है, बकवीट, हमने कहा था सी बकथॉर्न, वहाँ पे हमने पढ़ा था एक बार करंट अफेयर में। ठीक है, इसको हमारे पास क्या मिला था, GI टैग मिला था जम्मू कश्मीर लसरी लद्दाख से। ओके, तो हमारे पास क्या है कि ये वाली हार्डी क्रॉप्स जो है वो वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। तो क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है बेटा, दोनों ही करेक्ट है, आपकी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आएगा। 22 का हमारे पास क्या है, सी है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो लिमिट करती हैं क्रॉप की वैरायटी को, वहाँ पे आप ज़्यादा क्रॉप की वैरायटी ग्रो नहीं कर सकते, जैसे बार्ले हो गया, बकवीट हो गया, पीस हो गया, ये वहाँ पे क्या होती हैं, ग्रो हो सकती हैं, जो आपके कोल्ड क्लाइमेट को ना रेजिस्ट कर पाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट सोलर रेडिएशन इन लद्दाख इज़ करेक्ट। लद्दाख की जो सोलर रेडिएशन के बारे में है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई एल्टीट्यूड एंड थिन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज यूवी एक्सपोजर, मैंने अभी आपको कहा कि जो थिन एयर होगी वो यूवी एक्सपोजर को इंक्रीज कर देगी, मतलब कम, जब हवा पतली होगी ना, थिन होगी, तो यूवी रेडिएशन आराम से क्या करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगी। हमें ये वाला 23 का ये वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो हम अभी इसको देख लेते हैं। कोल्ड कवर ब्लॉक्स मोस्ट सनलाइट, क्लाउड वहाँ पे होते ही नहीं, स्काई क्लियर होगा। ठीक है, तो उसमें लो सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड ईयर राउंड, ये भी गलत है। इट हैज़ हैवी मानसून क्लाउड्स रिड्यूसिंग यूवी रेडिएशन, ये भी गलत है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। हाई एल्टीट्यूड और जो थिन एयर होती है वो यूवी एक्सपोजर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर लेती है लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, इनमें से कौन सा जो है वो ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ लद्दाख को क्या करेगा, बेस्ट एक्सप्लेन करेगा। कोल्ड डेजर्ट विद शॉर्ट समर लॉन्ग विंटर लो रेनफॉल, हमने अभी पढ़ा DWD। ठीक है, BWK, कैपिटल B कैपिटल W स्मॉल के, हमने पढ़ा ना ये वाली ऊपर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि कोल्ड डेजर्ट है, शॉर्ट समर है, लॉन्ग विंटर है, लॉन्ग रेनफॉल है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल हमें पता था, सब ट्रॉपिकल हमारे पास जम्मू का है, टेम्परेट किसका है, कश्मीर का है। तो
तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास ए ही आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्या है हमारे पास ए ही इसका आंसर। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, एक्सट्रीम ड्राइव है, हार्श विंटर है और ब्रीफ समर, मतलब समर्स क्या होंगे वो शॉर्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इसमें से हमें कौन सी मालूम करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट मालूम करनी है। ये क्या है, वेदर रेफर्स टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती हैं डे टू डे उसे हम वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट जो है वो एवरेज कंडीशंस होती हैं ओवर लॉन्ग पीरियड 30 से 35 साल का। तो हमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बेटा, इंडियन मानसून इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। उसके बाद इट इज कॉज ड्यू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब 26 में देखो इंडियन मानसून जो है वो रिवर्सल ऑफ विंड्स, तो ये वाला हमारे पास क्या है, जो मानसून रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है उसी की वजह से इंडियन मानसून में जो होता है ना, मतलब बारिशें वगैरह इंडिया में होती हैं। इट इज़ कॉज ड्यू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, जो आपका इंडियन ओशन है और जो इंडिया की जो मेन लैंड है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशियल आता है ना, टेम्परेचर डिफरेंशियल आता है, हीटिंग डिफरेंसेस आता है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये कॉज होता है आपका इंडियन मानसून। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें पता है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बेटा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउथ वेस्ट मानसून इट ओरिजिनेट इन फ्रॉम इंडियन ओशन, क्या ये इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होता है। इट रीचेज इंडिया इन अर्ली जून, क्या ये इंडिया में अर्ली जून में आता है। तो हमें पता है कि वो हमें अभी अभी देखा ना कि जो मेन लैंड का और जो आपका ओशन का, जो वाटर का और लैंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, इंडिया के मेन लैंड का और इंडियन ओशन का जो डिफरेंसेस आता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मानसून ओरिजिनेट होगा। और हमारे पास ये क्या करेगा, ये ना जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है, इंडिया का मेन लैंड है, यहाँ से ना केरला की कोस्ट से 1 जून को केरला की कोस्ट को ये हिट करेगा। उसके बाद ये नॉर्थवर्ड मूव करेगा और एक ब्रांच इसकी यहाँ से मूव करेगी जो बे ऑफ बंगाल से एंटर करेगी। ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून के बारे में है। तो हमें पता है कि अर्ली जून में, मतलब 1 जून अर्ली ही हुआ ना, तो ओरिजिनेट हुआ इंडियन ओशन में। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आएगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। बेटा आप अपने आंसर ना वीडियो पॉज करके मार्क कर सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सकें और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा सको, मैक्सिमम आपकी रिवीजन हो सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, ये लू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ अ हॉट ड्राई विंड, इट ब्लोज ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर। ये हॉट ड्राई विंड है, हमें पता है हॉट ड्राई विंड है। जम्मू वालों को बेहतर पता होगा, जो जम्मू जाते हैं उन्हें पता है कि गर्मियों में ना कितनी तेज़ गर्म हवा चल रही होती है। ठीक है, इट ब्लोज ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ना ब्लो करती है आपके समर के दौरान में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका हमारे पास कौन सा है एक्सप्लेनेशन में, ऑप्शन नंबर सी ही है। लू जो है कॉज करती है हीट वेव्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ना ये हीट वेव का कारण बनती है आपकी लू। ओके, और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये मूव करती है और ये हॉट और ड्राई विंड होती है। कंसीडर करते हैं अब विंड की और भी टाइप्स है ना, जो लोकल विंड्स है उसको हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बेटा घबराना नहीं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज को लेकर के आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इन्हें आप कंसीडर करो। दे ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन रीजन, दे ब्रिंग विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। हमें पता है ये मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होती है। मैंने आपको यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी बनाया था, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी बनाया था। यहाँ पे मैंने गैप रखा था जिसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोला था, जिसको अटलांटिक ओशन से जोड़ती है स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 कंट्रीज़ मैंने बनाई थी, माल्टा बनाया था, सिप्रस बनाया था, जो मेडिटेरेनियन रीजन में हमारे पास क्या है आपकी जो आइलैंड नेशन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ यूरोपियन नेशन है, यहाँ पे अफ्रीकन नेशन है, जिसमें आपका अफ्रीकन नेशन में आपका मोरक्को आ गया, आपका अल्जीरिया आ गया, टूनीशिया आ गया, लीबिया आ गया, इजिप्ट आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया सीरिया आ गया, यहाँ पे टर्की आ गया, यहाँ पे आपका ग्रीस आ गया। इधर हमारे पास कौन सी आ गई, सोल्विनिया, क्रोशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया होगा। यहाँ पे फ्रांस आ गया, यहाँ पे स्पेन आ गया और यहाँ के बीच में इटली आ गया। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास की कंट्रीज हैं। अब देखते हैं या इसी मेडिटेरेनियन रीजन में आपका क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट होंगी और यहाँ से ये चल करके कहाँ आएंगी, अपने भारत की ओर आएंगी, इंडिया की ओर आएंगी। और इंडिया में क्या करके लेकर आएंगी, विंटर में ना रेनफॉल जो होती है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो भी रेनफॉल होगी ना, ये सारी की सारी किसकी वजह से होगी, विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है और ये क्यों रैबी क्रॉप्स जो होती है ना उनके लिए क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन जो इंडिया का है उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछनी, इट एक्सटेंड फ्रॉम दिसंबर टू जैन, क्या ये दिसंबर से जैन के बीच में चलता है।
है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ड्यूरिंग दिस सीजन। जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं क्या वो इस सीजन में प्रिवेल करती हैं? तो हमें पता है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब हम इसका देख लें। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं डोमिनेट करती हैं आपके विंटर सीजन में, और ये एक्सटेंड करता है दिसंबर टू फेब में। ठीक है, ये इंडिया के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है कंसीडर करनी है आपको रिट्रीटिंग मानसून पे, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 में पूछा गया इट अकर्स ड्यूरिंग द अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये अकर होता है आपका रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, और ये ना आपकी तमिलनाडु कोस्ट में ना रेनफॉल करता है आपकी इस मंथ में। ठीक है, विंटर में रेनफॉल वहाँ पे कॉज करेगा। तो हमें पता है कि ये तो हमें पता है ना कि जो तमिलनाडु में ना रिट्रीटिंग मानसून पे, जब मानसून ऑनसेट ऑफ मानसून होता है तब आपके तमिलनाडु कोस्ट पे रेनफॉल नहीं देखने को मिलती। हमें कब देखने को मिलती है? रिट्रीटिंग ऑफ मानसून पे, जब मानसून ना इंडियन सब कंटिनेंट को, मतलब इंडिया को छोड़ के ना, इंडिया सब कंटिनेंट को छोड़ के वापस जा रहा होता है, तब हमें आपकी तमिलनाडु की कोस्ट में रेनफॉल देखने को मिलती है। तो वो कब जा रहा होता है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब आपको देखना है कि साउथ वेस्ट मानसून की मैं बात करूँ। साउथ वेस्ट मानसून जो है ये रिट्रीट करेगा कब आपका? जी इंडियन सब कंटिनेंट से रिट्रीट करेगा आपके अक्टूबर और नवंबर के बीच में, मतलब मिड सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है आपकी नॉर्दर्न इंडिया से ये रिट्रीट करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये ना रिट्रीट करता कैसे है, क्योंकि मतलब कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी रिट्रीटिंग के लिए? सबसे पहला फैक्टर जो है वो शिफ्टिंग होता है प्रेशर सिस्टम में, जो शिफ्टिंग इन प्रेशर सिस्टम, जो प्रेशर सिस्टम में शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ये मानसून रिट्रीट करेगा। प्रेशर सिस्टम में शिफ्ट कैसे हो रहा है? जैसे आपका जो सन है ना, ये सन है, सन क्या करेगा? मूव करेगा साउथ वर्ल्ड में, तो जो इंटेंस लो प्रेशर जो होगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो क्या होगा? वीकन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये मानसून विंड्स होंगी ना, ये वापस क्या करने जाएंगे? रिट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि ग्रेजुअल विड्रॉल, आस्ता आस्ता ये जो विड्रॉ करेंगे। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है ना, ये प्रीवियसली इन्होंने क्या किया? रेन लाई स्टार्ट, पहले इन्होंने रेन लेकर के आई ना आपके पूरे इस नॉर्दर्न पार्ट इंडिया में, जो ये प्लेन्स के थे आपके, इनमें गंगा के प्लेन्स वगैरह के एरिया में इन्होंने बारिशें लाई। लेकिन अब इन्होंने रिट्रीट स्टार्ट करना शुरू किया। कहाँ से? सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन से स्टार्ट किया, पंजाब हरियाणा से, उसके बाद फिर ये इसी तरीके से करते करते दिसंबर तक ये कहाँ पहुँच गई? आपके सदर्न पेनिनसुला में पहुँची, और फिर वहाँ से क्या करेंगी? ये रिट्रीट करेंगी। तो जब ये सदर्न पेनिनसुला में पहुँच रही होंगी ना, तभी ये तमिलनाडु की कोस्ट पे क्या करेंगी? बारिशें करेंगी। अब तमिलनाडु की कोस्ट में ना ये बारिशें सर्दियों में ही क्यों हुई, विंटर में क्यों देखने को मिली? क्योंकि हमें पता है कि जो जैसे ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके क्या है? वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, इंडिया की जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। जब यहाँ से केरला की कोस्ट में ना ये हिट करेगा, आपका मानसून करेगा 1 जून को करेगा ना, तो हिट करेगा, तो यहाँ से ना ये टकरा के यहाँ यहीं इसी तरफ बारिशें करके, इसी तरफ रेन करके यहाँ से नॉर्थ वेस्ट मूव कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ना तमिलनाडु सूखा रह जाएगा। लेकिन जब, क्योंकि ये लीवर्ड साइड में था, तो जब ये तमिलनाडु से, जब ये फॉर एग्जांपल ये जब सर्दियों में ना मानसून रिट्रीट कर रहा होगा, तो रिट्रीट करने के बाद ना अब ये इस तरफ से वापस आ रही है ना, समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में आ जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा फिर इस तमिलनाडु के केस में, यहाँ पे ये सर्दियों में रेनफॉल काज करेगा। दैट्स वाई तमिलनाडु को की कोस्ट को हमारे पास क्या है? अक्टूबर और नवंबर में ही रेनफॉल मिलती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तमिलनाडु रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे ही तमिलनाडु की कोस्ट को क्या होता है? आपका रेनफॉल मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल नीनो। एल नीनो के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 कहती है इट रेफर्स टू द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशंस की जो एबनॉर्मल वार्मिंग होती है उसके क्या ये वो कॉज करती है? दूसरा इसने बोला कि इट वीकन्स द इंडियन मानसून। क्या ये इंडियन मानसून को वीकन करती है? हमें नहीं बाबा, इंडियन मानसून को वीकन कब करेगी? ये तो उसको स्ट्रेंथन करती है ना, इंडियन मानसून को ये स्ट्रेंथन करेगी, तो वीकन का तो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्या है? इट वीकन्स द इंडियन मानसून। यहाँ पे क्या पूछा है आपका? सॉरी, यहाँ पे पूछा है एल नीना, ये इंडियन मानसून को हाँ वीकन करती है। जो ला नीना है ना, ला नीना क्या करती है? इंडियन मानसून को स्ट्रेंथन करती है। सॉरी बेटा, ला नीना इंडियन मानसून को स्ट्रेंथन करती है, एल नीना जो है वो इंडियन मानसून को वीकन करती है। अब जो ये है इसका स्टेटमेंट कौन सी? 32 जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन वाटर की वजह से हमारे पास ये क्रिएट होगी, और ये क्या करती है? इंडियन मानसून को वीक करती है। तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट सी। हमारे पास बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, यहाँ पे दिया गया। ये क्या करती है? ड्रॉट लाइक कंडीशंस लेकर के आती है इंडिया में। ठीक है, एल नीना जो है वो ड्रॉट लाइक कंडीशंस लेकर के आती है, और ला नीना जो होती है वो स्ट्रेंथन करती है मानसून को, अच्छे से बारिशें होती हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, अब एल नीनो को ना काउंटर करने के लिए हमारे पास एक एनसो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एल नीना सदर्न ऑसिलेशन, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या करता है? अगर एल नीना की कंडीशन है ना, तो जो एनसो इफेक्ट है ना, ये क्या करेगा? आपके ना मतलब रेनफॉल को ना इंडिया में ना ड्रॉट लाइक सिचुएशन नहीं बनने देगा।
ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ला नीना, ला नीना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई। इट इज़ एसोसिएटेड विद कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। हमें पता है कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पैसिफिक ओशन की कूलिंग होती है, ठीक है। जो पैसिफिक ओशन होगा ना, उसका जो वार्म वाटर होगा, वार्म वाटर को ये ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट की तरफ हमारे पास क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। और जब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट होगा ना, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, उसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो जो नीचे से वार्म कोल्ड वाटर होगा वो ऊपर की ओर आएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, कूलिंग इफेक्ट या कूल मतलब जो ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट होगी ना साउथ अमेरिका की, वो क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है। और वार्म यहाँ चला गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, एशिया की तरफ चल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगी, वेदर मतलब क्या होंगी, यहाँ पे रेनफॉल होगी, यहाँ पे वार्म कंडीशंस बनेंगी और यहाँ पे आपका रेनफॉल होगा। तभी हमारे पास क्या होता है, ला नीना जो है वो आपकी मॉनसून को स्ट्रेंथन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही लिखा दूसरी स्टेटमेंट, स्ट्रेंथन द इंडियन मॉनसून रेनफॉल। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारे पास कौन सा आंसर आना चाहिए, 33 का बेटा आपका सी आना चाहिए। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या, हाँ 1 and 2 दोनों करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या दिया, ला नीना इज जनरली फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है, तभी तो मतलब मानसून को स्ट्रेंथन कर रही है, तभी तो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपने इनमें बताना है करेक्ट कौन सी है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो अफेक्ट करती हैं विंटर वेदर इन इंडिया। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो आपकी विंटर वेदर इन इंडिया को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं स्ट्रेंथन करती है साउथ वेस्ट मानसून को। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हम देखते हैं जेट स्ट्रीम होती क्या है। हाई एल्टीट्यूड फास्ट फ्लोइंग वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड्स होती हैं। क्या होती हैं, हाई एल्टीट्यूड फास्ट फ्लोइंग वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, जो कंट्रोल करती हैं इंडिया के वेदर को, प्राइमरली रेगुलेट करती हैं मानसून के ऑनसेट को, स्ट्रेंथन को, और ये विंटर की प्रेडिक्शन भी करती हैं। हमारे पास कौन सी आपकी जेट स्ट्रीम्स। अब देखो जेट स्ट्रीम जो होती है ना, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो विंटर को इंडिया में अफेक्ट करती हैं, और जो आपके सब ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो साउथ वेस्ट मानसून को क्या करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 34 का हमारे पास क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। ये जो है कॉलम ए को कॉलम बी से करो। कॉलम ए में हमारे पास वेदर एलिमेंट दिया गया है, कॉलम बी में उनको मापने के लिए हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। अब टेम्परेचर को हम किससे मापते हैं, तो हमें पता है टेम्परेचर को हम किससे मापते हैं, थर्मोमीटर से थर्मोमीटर से उसको मेयर करते हैं ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेनफॉल। तो रेनफॉल को हमें पता है किससे हम करते हैं, रेन गेज से करते हैं। किससे, रेन गेज से करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। और विंड डायरेक्शन को हम किससे करते हैं बेटा, आपके विंड वेन से करते हैं। तो हमारे पास 35 का आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं हम। ए जो है ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 कहाँ पर है, आपकी इन दो स्टेटमेंट में है, तो ये वाली बी और डी गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, रेनफॉल को रेन गेज से नापते हैं, तो बी का 2 आना चाहिए। बी का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और ये तो गलत होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही है। देखो एक्सप्लेनेशन दी है, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, रेनफॉल को हम रेन गेज से करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से करते हैं, और विंड डायरेक्शन को हम विंड वेन से करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक वीडियो में आपके लिए इंस्ट्रूमेंट और उनकी इंस्ट्रूमेंट पे और उनसे क्या मापा जाता है उसके ऊपर मैं लेकर के आऊँगी, ठीक है बेटा। अब सीजन्स ऑफ इंडिया पे देखते हैं। सीजन्स ऑफ इंडिया में हम देख रहे हैं कि कॉलम ए में हमें सीज़न दिए गए हैं, कॉलम बी में हमें उनका पीरियड दिया गया है। अब हमें पता है कि देखो ना, हमें यहाँ से मंथ से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो हम पहले सर्दियों वाले को ही उठाएंगे। अब बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन कब होता है, आपका दिसंबर टू फेब में होता है। पता है हमें दिसंबर टू फेब में ना आपका क्या होता है, कोल्ड वेदर कंडीशन होती है। तो ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 कहाँ पर है, इन दो स्टेटमेंट में है, ये वाली गलत होगी। ओके, अब आपको पता है कि जो आपका हॉट वेदर सीजन होता है, तो हॉट वेदर सीजन कब होगा आपका, ये जो बी जो होगा वो 4 के साथ, मतलब मार्च और मई में ना आपका हॉट वेदर सीजन होगा। तो बी का 4 कहाँ पर है बेटा, आपका बी का 4 है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, ठीक होगा। देख लेते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, हॉट वेदर सी का 1 आएगा। साउथ वेस्ट मानसून क्या होगा, जून टू सितंबर में, ठीक है। और रीट्रीटिंग ऑफ मानसून कब, हमें अभी ऊपर देखा ना, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ना मानसून रीट्रीट करना स्टार्ट कर जाता है। मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट करता है आपके नॉर्दर्न इंडिया से, ठीक है। और दिसंबर तक आते आते साउदर्न पेनिसुला से मतलब को हिट कर जाता है, जिसमें हमारे पास तमिलनाडु की कोस्ट में अच्छी खासी बारिशें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 37 टाइप्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रेनफॉल हैं। कॉलम ए में रेनफॉल दिया गया है, कॉलम बी में उनके रीजन दिया गए हैं। तो कॉलम ए में रेनफॉल देखो और बी में रीजन देखो। जो कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, और आपकी कौन सी होगी, मॉनसूनल रेनफॉल देखते हैं। अब हमारे पास जो है बेटा आपकी कौन सी है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल ना क्या होती है कि इसको ना
इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कन्वेक्शन। कौन सी आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल को हम 4 o'clock रेन भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे बेटा आपकी समर रेन भी बोलेंगे। 4 o'clock भी बोलेंगे, 4 o'clock रेन भी बोलेंगे, या समर रेन भी बोलेंगे, क्योंकि ये ना 4 बजे आफ्टरनून में होती है, आफ्टरनून में होती है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे 4 o'clock रेन बोलेंगे। समर रेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये समर सीजन में हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होगा, जो सन होगा वो हीट करेगा, आपके सन की वजह से ना जो ग्राउंड होगा ना, जो मतलब लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, जो इस एरिया में ना जैसे फॉर एग्जाम्पल यह सन था, सन की रेज यहाँ पड़ रही थी, ये एरिया क्या हुआ, हीट हुआ, ग्राउंड ये मतलब प्लेन एरिया जो भी था यहाँ पे लैंड एरिया, ये हीट हुआ। हीट होने के बाद क्या हुआ कि ये जो हीट है ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसके ऊपर एयर मूव कर रही थी वो भी क्या होगी, हीट होगी। और जो भी ये हॉट एयर थी ना, हॉट और लाइट एयर जो थी, ये इसने आज क्या किया, राइज करना शुरू किया ऊपर, क्योंकि हमें पता है जो हॉट और वार्म एयर होगी वो ऊपर की ओर राइज करेगी। जैसे ये ऊपर की ओर राइज करेगी तो आस्ता आस्ता जाके ये कूल डाउन हो जाएगी, कूल डाउन होगी। कूल डाउन होने के बाद ये ना क्लाउड्स बनाएगी, यहाँ पे क्लाउड्स बनाएगी, और ये क्लाउड जब ठंडे होंगे तो ठंडे होने के बाद क्या करेगी, ये रेन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मॉइस्चर अपना छोड़ देंगे वापस धरती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तो यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स वापस से क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होकर पानी वापस से रेन की फॉर्म में ज़मीन पे आके लैंड पे आ गया। इस तरह की रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। और कन्वेक्शनल रेनफॉल के टाइम पे जो क्लाउड्स बनते हैं ना, क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड बनती है, QCUMULONIBUS की क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन लाया है, लास्ट में कहीं होगा, मैं आपको वहाँ पे सारे क्लाउड्स के बारे में एक पिक्चर के थ्रू समझा दूँगी। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको अब कौन से एरिया में देखने को मिलता है, अगर हम बात करें जितने भी आपके हॉट डेजर्ट्स एरिया होंगे, इक्वेटोरियल रीजन हो गया, आपका अमेजोन का बेसिन हो गया, अमेजोन का बेसिन हो गया, कोंगो का बेसिन हो गया, इन एरिया में देखने को मिलते हैं। हॉट डेजर्ट तो हमें पता है कि हॉट डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान जो है वो काफ़ी हॉट है ना, यहाँ ऑप्शन में देखो तो हमारे पास कौन सा आएगा, कन्वेक्शन रेनफॉल कहाँ पे होगी, राजस्थान में होगी। दूसरी हमारे पास कौन सी है बेटा, आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल हमें पता है कैसी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में होती है जहाँ पे हमारे पास लीवर्ड एक होती है, लीवर्ड साइड सॉरी एक होती है हमारी विंडवर्ड साइड, एक होती है हमारे पास लीवर्ड साइड। जो विंडवर्ड साइड होगी ना वहाँ पे रेनफॉल होगी, लीवर्ड साइड जो होगी वो ड्राई रह जाएगी। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हमें कहाँ देखने को मिलती है, आपकी वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ये इंडिया की हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट है, ये कोस्ट है सॉरी, यहाँ पे क्या है आपके क्या है आपके वेस्टर्न घाट से। तो जब यहाँ से मानसून यहाँ पे इसको हिट कर रहा है, विंड्स यहाँ पे हिट कर रही हैं, तो ये बारिशें यहाँ पे ही हो रही हैं, और यहाँ से ये ऊपर की नॉर्थ की मतलब नॉर्थ की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिट किया, फिर नॉर्थ की ओर मूव कर दिया, तो ये हमारे पास विंडवर्ड साइड में ही रेनफॉल होगी, लीवर्ड साइड में नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई ओरोग्राफिक रेनफॉल हमें कहाँ देखने को मिलेगी, आपकी वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी, आपकी एंडीज़ में, द एंडीज़ में भी देखने को मिलेगी। एंडीज़ कहाँ पे, आपके साउथ अमेरिका में है। द रॉकीज़ जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में वहाँ देखने को मिलेगी, और हिमालयाज़ में देखने को मिलेगी। कौन सी आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। और दूसरी नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल को हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल रेनफॉल भी बोलेंगे, इसको हम स्टॉर्म रेनफॉल भी बोलेंगे, STORM, स्टॉर्म रेनफॉल भी बोलेंगे, फ्रंटल रेनफॉल भी बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि जो ये मतलब ये कौन से एरियाज़ में ना, अगर हम ग्लोब को देखें, धरती को यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये मैं ग्लोब बना रही हूँ, ग्लोब को देखती हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री साउथ। तो जो ये 30 और 60 के जो बीच का जो एरिया है ना, 30 और 60 नॉर्थ में, 30 और 60 साउथ में, इन दोनों लैटिट्यूड्स में आपको ये वाली फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलती है। इसमें क्या होगा, जो आपकी फ्रंटल रेनफॉल कब बनती है, जब आपकी वार्म एयर और आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या थी, वार्म एयर थी, और ये आपकी क्या थी, कोल्ड एयर थी। ठीक है, वार्म एयर और कोल्ड एयर, जब वार्म एयर का टकराव कोल्ड एयर से होता है, दोनों जहाँ पे मिल रही होती है ना, जहाँ पे टकरा रही थी, जिस पॉइंट पे टकरा रही होती है, वहाँ पे एक फ्रंट बनता है, एक फ्रंट बनता है, इसीलिए दैट्स इसको क्या बोलते हैं, हम फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पे टकराएंगी तो क्लाउड्स बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो वार्म एयर होगी वो ऊपर की ओर उठेगी, और जो कोल्ड एयर होगी वो नीचे की ओर सिंक करेगी। तो वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फ्रंट क्रिएट होगा, क्लाउड्स बनेंगे, और यहाँ पे क्या होंगी, रेनफॉल होगी। ये 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 60 डिग्री साउथ में देखने को आपको मिलेगा, लैटिट्यूड में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, सेवरल और कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक भी यहाँ पे बारिशें हो सकती हैं। दिस इज अबाउट द साइक्लोनिक रेनफॉल। मानसून रेनफॉल का आपको पता है कि गंगा के प्लेन्स में देखने को मिलती है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेंगी, और मानसून रेनफॉल आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपके गंगा के प्लेन्स में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में। यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए जो है वो 2 के साथ है, बी जो है वो 1 के साथ है। साइक्लोनिक रेनफॉल अंडमान और निकोबार में भी देखने को मिलेंगी। सी जो है वो हमारे पास 3 के साथ है, और डी जो है वो गंगा के प्लेन्स में देखने को मिलेगा, D4 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द
करेक्ट आंसर, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल जो है ना वो कोस्टल आइलैंड में भी देखने को मिलती है। कहाँ पे? कोस्टल आइलैंड्स में भी देखने को मिलती है। और प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में आपको मॉनसूनल विंड्स देखने रेनफॉल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 जो मॉनसून के विंड्स पे क्वेश्चन है। कॉलम ए में विंड दी गई है, कॉलम बी में उनकी डायरेक्शन दी गई है। अब आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ किसकी, आपकी इन विंड्स के डायरेक्शन की बात करूँ, तो जो आपकी कौन सी है, साउथ वेस्ट मानसून है ना बेटा आपकी। तो साउथ वेस्ट मानसून आपकी कहाँ पे होती है? आपको पता है कि सी टू लैंड की ओर आती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होती है वो आपकी लैंड टू सी की ओर होती है। लू जो होती है वो हमें क्या होती है? हॉट ड्राई विंड है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आपकी कोल्ड क्या है? ड्राई विंड है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा। ए जो है ए का 2 आएगा, और बी का क्या आएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो 2143 कहाँ पे है बेटा? 2143 आपका यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो कूपन क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। कूपन क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार बोल रही हूँ। ये आपके कोई भी एग्जाम है, चाहे जीके एसएसबी का है, जीके पीएससी का है, यूपीएससी का है, एसएससी का है, कूपन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी जब मैंने आपको इंडिया का मैप बनाया था तो उसमें मैंने आपको ये जो कूपन ने जो कोड्स रखे थे ना, इन कोड के बारे में मैंने आपको बताया था। ईटी मैंने क्या बताया था आपको? टुंड्रा का एरिया। तो ईटी जो है हमारे पास क्या है? टुंड्रा एरिया। उसके बाद हमारे पास एम क्या था आपका? जो एम था बेटा आपका वो था आपका क्या हो गया? ट्रॉपिकल। एम जो था वो आपका मानसून टाइप ऑफ जो था मानसून टाइप था। एम जो था वो मानसून टाइप था। अब आपको पता है कि जो एम है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलेगा। बी डब्ल्यू के लिए मैंने आपको बताया था, जो आपका बी डब्ल्यू था वो आपका हॉट डेजर्ट टाइप का था। वो क्या था आपका? हॉट डेजर्ट टाइप था। हॉट डेजर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? थार में देखने को मिलेगा। A to B1। उसके बाद CWG, आपका जो CWG था ये हमारे पास कहाँ पे था? आपके गंगा के प्लेन वगैरह के जो एरिया थे ना उसमें हमें CWG देखने को मिलता था। CWG में हमारे पास कौन सा था? मानसून टाइप था यहाँ पे। तो CWG कहाँ पे आ रहा है? आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। C3 और ईटी जो हमारे पास लद्दाख। अब ये जो ना कूपन की क्लासिफिकेशन में ईटी हम क्या करते हैं? उत्तराखंड का कुछ पोर्शन और लद्दाख का पोर्शन भी आते हैं। और ओवरऑल जम्मू कश्मीर में ई दिखाते हैं आपका किसका? कूपन क्लासिफिकेशन अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में ई दिखाएंगे। और कुछ पोर्शन जो आपका उत्तराखंड का होगा वहाँ पे ईटी, और लद्दाख के कुछ पोर्शन में भी हम ईटी मतलब टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो वो हमारे पास इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कि इसके ऊपर देखो यहाँ पे एम जो है ट्रॉपिकल मानसून, BWH हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ देखने को मिलेगा, CWG सब ट्रॉपिकल मानसून, और ईटी टुंड्रा। और लद्दाख में ना ई कभी कभी ऑप्शन में आपको ई भी हो सकता है, ईटी या ई। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके क्लाइमेट को? कॉलम ए में फैक्टर दिए गए हैं, कॉलम बी में उसके इफेक्ट दिए गए हैं। अब लैटिट्यूड से क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑल्टीट्यूड से क्या इफेक्ट पड़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का क्या है, और मानसून विंड्स का क्या है। अब हमें डायरेक्टली अगर हम देखें तो मानसून विंड्स क्या करती हैं? आपकी सीजनल रेन कॉज करती हैं। सीजनल रेन कॉज करती है मतलब डी का 4 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होती है बेटा आपकी? इसमें क्या होती है कि टेंडेंसी ऑफ इनलैंड एरियाज टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंजेस। मतलब गर्म होंगे तो बहुत गर्म होंगे, ठंडे होंगे तो बहुत ठंडे होंगे। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी यूटी या स्टेट की आती है? जैसे दिल्ली हो गया। दिल्ली हमारे पास क्या है? लैंड लॉक्ड आपकी यूटी है, लैंड लॉक्ड एरिया है ना। तो लैंड लॉक्ड होने की वजह से ना, और प्लस ये क्या है, समंदर से ना ओशियन से बहुत दूर पड़ता है। तो इसकी जितना कोई भी एरिया और जितना ओशियन से दूर होगा तो उसकी कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर? दिल्ली की एग्जांपल दी। दिल्ली में कॉन्टिनेंटैलिटी ज़्यादा है, मतलब दिल्ली अगर सर्दियों में ठंडा होगा तो बहुत ठंडा होगा, कोहरा पड़ेगा। और गर्मियों में बहुत गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर इवन 50 डिग्री तक चला जाएगा। ओके, 50 डिग्री से भी ये बहुत जाता है, 50 डिग्री चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटैलिटी। उसके बाद हमारे पास ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक तो कॉन्टिनेंटैलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहला फैक्टर जो होता है फार फ्रॉम द सी, फार फ्रॉम द ओशियन या सी, मतलब पानी से कितना दूर है कोई भी एरिया। प्लेट क्यों? क्योंकि ये जो पानी जो होता है ना, ये मॉडरेटिंग और स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। जैसे अगर हम वहीं पर दिल्ली और मुंबई को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो दिल्ली के मुकाबले में मुंबई का टेम्परेचर उतना एक्सट्रीम नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मुंबई जो है ना वो आपके समंदर के कोस्ट पे मौजूद है। तो इसको जो कोस्टल विंड्स जो समंदर से ब्रीज जो सी ब्रीज होती है ना, वो इसको क्या कर लेंगी? बैलेंस कर पाएंगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है।
ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। उसके बाद हमारे पास ये वाला भी इस कंटेंट सी का 3 आना। सी का 3 कहाँ पर है बेटा? सी का 3 इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करते हैं ए और डी ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। अल्टीट्यूड जो होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो किसको इफेक्ट करेगा? आपकी रेनफॉल को, ठीक है। उसके बाद लैटीट्यूड जो होगा वो टेम्परेचरल वेरिएशन को क्या करेगा? डिपिक्ट करेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्लोब बना दिया, ठीक है। तो जो इस एरिया में आएंगे, ठीक है, 5 और 5 इधर चल जाते हैं, 0 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 5 ये सारा का सारा आ गया इक्वेटोरियल। उसके बाद 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, ये सारा का आ गया सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे 30 से ऊपर जो आ गया ये वाला क्या हो गया? मतलब टेम्परेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्लाइमेट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। जूँ जूँ हम लैटीट्यूड्स ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलेगी। इधर हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्लाइमेट गर्म होता जाएगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या आएगा? ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए? आपका डी आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए दिया गया है, ये नहीं है, इसका आएगा डी आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे? आपके क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपका जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन है। अभी जेट स्ट्रीम हमने ऊपर भी किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसमें क्या है? कॉलम ए में जेट स्ट्रीम दी गई है, कॉलम बी में उनके रोल दिए गए हैं। सब ट्रॉपिकल जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं वो क्या करती हैं? आपकी ब्रिंग करती हैं क्या? विंटर रेन को करती हैं क्या? जो आपकी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? और आपका ऑनसेट ऑफ मानसून किससे लिंक करता है? तो हमने पढ़ा था कि ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब मानसून का आना किस पे डिपेंड करता है? आपकी जेट स्ट्रीम की शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था अभी ऊपर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की मैं अगर बात करूँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करूँ तो ये स्नोफॉल कॉज करते हैं कहाँ पे? आपके हिमालयन रीजन्स में, आपके लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, इन एरियाज़ में ना आपकी क्या होंगी? स्नोफॉल होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ओके, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो आपके स्ट्रेंथन करते हैं आपके मानसून को, ये हमने अभी पढ़ा। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करते हैं? ब्रिंग करते हैं विंटर रेन को। तो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? हमारे पास ए ही है। क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून और विंटर रेनफॉल के लिए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में लोकल विंड्स के बारे में दिया गया है और उसकी वो कौन कौन सी रीजन में पाई जाती हैं वो यहाँ पे कॉलम बी में वो है, कॉलम ए में विंड है, कॉलम बी में रीजन है। अब देखना है आपको लू कहाँ पे पाई जाती है। हमें पता है कि लू जो है वो आपके जितने भी आपके जो नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन के एरिया है ना वहाँ पे आपको डे टाइम पे नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू देखने को मिलेगी। मई और जून के बीच में ये क्या करेगी? ब्लो करेगी। और ये आपकी हॉट ड्राई विंड है। तो वेस्टर्न राजस्थान जो ये हमें पता है ना कि राजस्थान ये भी आपका नॉर्थ वेस्ट का पार्ट आता है इंडिया का। तो हमारे पास लू जो है वो आपकी वेस्टर्न राजस्थान के बीच में ये फ्लो करेगी। तो वेस्टर्न राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका जम्मू कश्मीर के प्लेन के जो फुट हिल्स जो शिवालिक के फुट हिल्स वाले एरिया आगे, जो प्लेन एरिया आगे, वहाँ पे आपको लू देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आपकी कौन सी है? काल बैसाखी। अब जो काल बैसाखी है ना, काल बैसाखी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो काल बैसाखी है ये लोकल विंड है, ये लोकल विंड है कहाँ की? आपकी तो ये हमारे पास आएगी आपकी वेस्ट बंगाल के रीजन में, आपके बंगाल के रीजन में। और प्लस हमारे पास जितना भी ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे, असम में, बांग्लादेश में, उड़ीसा में, बिहार में आपकी काल बैसाखी वहाँ पे क्या करेगी? ब्लो करेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से बेटा? आपके मैंगो शॉवर्स। मैंगो शॉवर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे केरला की कोस्ट पे, केरला कोस्ट में होगी देखने को मिलेंगे। केरला हो गया। उसके बाद ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जो आपके मैंगो शॉवर्स हैं राइपनिंग ऑफ मैंगो के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है? ये जो मैंगो शॉवर्स है ना ये है क्या? ये आपकी प्री मानसून लोकल विंड्स हैं जो क्या करती हैं? कॉजिंग करती हैं अर्ली शॉवर्स, जो कर्नाटका में और केरला में जो रिस्पॉन्सिबल है मैंगो की राइपनिंग के लिए, उनके लिए ज़रूरी होती है। ओके, अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी? यहाँ पे आप लिख लो कौन सी विंड के बारे में, यहाँ पे लिख लो कॉल डेक्कन प्लेट्यू में ना, डेक्कन प्लेट्यू में आपकी कौन सी दिखने को मिलेंगी? एक मिनट मुझे चेक करने दो इसको एक बार, ठीक है। जो आपकी मैंगो शॉवर्स है ना ये आपकी डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलती हैं, ठीक है। मैंगो शॉवर जो होंगी, अब देखो ये इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी गलती है। मैंगो शॉवर्स आपको डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगी, आपकी केरला में, और आपकी जो आपका तमिलनाडु का एरिया है ना उसमें देखने को मिलेगी। केरला हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन एरियाज़ में आपको ये देखने को मिलती है, आपकी मैंगो शॉवर्स देखने को मिलती हैं।
ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, ए का आएगा लू आ जाएगा वेस्टर्न राजस्थान के साथ, काल बैसाखी आ जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल वगैरह का जो पार्ट होगा वहाँ से, और मैंगो शावर्स जो होंगे वो आपके आएंगे केरला की कोस्ट पे। अगर मैं यहाँ पे ना एक बार आपकी लोकल विंड्स को मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इंडिया के मैप के थ्रू, मैं इंडिया का मैप ऐसे बना रही हूँ, ऐसा इंडिया हमारा है नहीं, बड़ा खूबसूरत सा है हमारा देश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, ओके। जो आपकी ये वाला एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये प्लेन का जो एरिया है, यहाँ पे आएगी कौन सी आपकी लू, कौन सी ब्लो करेगी, यहाँ पे लू ब्लो करेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला एरिया आएगा कौन सा आपका, ये वाला, यहाँ पे आएगी बरदोली चेरा, कौन सी आएगी, बरदोली चेरा ये करेगी, असम के लिए, असम में ब्लो करेगी, जो असम में टी शॉवर्स का काम करेगी। और ये भी हमारे पास क्या होगी, प्री मानसूनल विंड होगी। इसमें क्या होगा कि सडन टेम्परेचर डाउन होगा और रिलीफ मिलेगी। इस जब ये विंड ब्लो करेगी ना, टेम्परेचर में सडन आपको टेम्परेचर कम होगा और आपको गर्मी से ना राहत मिलेगी। उसके बाद हमारे पास ये यूजफुल होती है किसके लिए, आपके लिए जो प्री खरीफ क्रॉप्स होती हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, उनके लिए ये क्या होगी, बरदोली चेरा जो है रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ गई, यहाँ पे जो ये बंगाल का पोर्शन है, झारखंड का, उड़ीसा का, आपका ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन में हमें कौन सी देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है आपकी काल बैसाखी। कौन सी, काल बैसाखी। काल बैसाखी का काम क्या है, ये आपकी लोकल विंड है जो अफेक्ट करती है ईस्टर्न इंडिया को, आसाम को, बांग्लादेश को, उड़ीसा को, बिहार को, इन पोर्शन को ये काल बैसाखी इफेक्ट करेगी। यहीं पे एक विंड होगी हमारे पास, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्स बोलेंगे, जो हमारे पास थंडर स्टॉर्म्स होंगे। और ये मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या करेंगे, स्प्रेड होते हैं, जिसमें उड़ीसा आ गया, आपका वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड हो गया, और ये समर के टाइम पे ही आपकी ब्लो करती है। नॉर्थ वेस्टर भी हो गया, काल बैसाखी भी होगी, बरदोली चेरा भी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आती हैं आप आपके डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू में मैंने अभी आपको बताया आपकी कौन सी है, मैंगो शॉवर्स है, ठीक है। मैंगो शॉवर्स जो है ये आपकी केरला की, कर्नाटका की, तमिलनाडु की कोस्ट में ना, इन एरिया में ना आपकी ये वाली विंड्स जो हैं वो ब्लो करेंगी। ये आपकी राइपनिंग ऑफ मैंगो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी आपकी प्री मानसून लोकल विंड है, और जो क्या करती हैं, ये अर्ली शॉवर्स कॉज करती हैं कर्नाटका में और केरला में, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन है ना, केरला और कर्नाटका से नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो क्या है, जो विंड मूव कर रही है, इनको क्या बोलेंगे, पोस्ट मानसून विंड्स की। ये भी लोकल विंड्स हैं, लोकल विंड्स में ये मालाबार कोस्ट को, यहाँ पे कौन सी है, पोस्ट मानसून विंड लोकल विंड्स हैं जो आपकी मालाबार कोस्ट को इफेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से आप इसका देख सकते हो, ऑप्शन की फ्रेमिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा एरर है, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ओके। और हाँ, एक जो ये वाला पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन जो आपका ये वाला एरिया है नॉर्थ का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और आपका सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे ना मई जून में डस्टी स्टॉर्म्स आते हैं। आपका ये नॉर्थ वेस्ट का इंडिया, नॉर्थ वेस्ट का, और आपका जो सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे एक किस्म की जो लोकल विंड्स चलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, या काली आंधी भी बोलेंगे, आंधी या काली आंधी। और ये आपकी मई और जून के बीच में ब्लो करती हैं। ये डस्टी स्टॉर्म्स होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डस्ट अपने साथ कैरी करके लेकर आती हैं, और ये आपके यहाँ पे ब्लो करती हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास जो है, उसमें दिया गया एल नीना और ला नीना के बारे में दिया गया। अब एल नीना जो ला नीना है, ला नीना के पहले में हम बी को देख लेते हैं। कॉलम ए में एल नीनो और ला नीना के बारे में है, कॉलम बी में उनके इफेक्ट दिए गए हैं। ला नीना के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, मतलब अबव नॉर्मल रेनफॉल, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल करता है, और आपके मानसून को स्ट्रेंथन करता है। एल नीना जो होता है वो वीक मानसून को क्या करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मानसून को क्या करता है, वीक करता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस कॉज करता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो एनसो है, एल नीना साउदर्न ऑसिलेशन, ये हमारे पास क्या है, पैसिफिक ओशन का एक फिनोमेना है, और मानसून फेलियर में हमारे पास एल नीना का इफेक्ट होता है, क्योंकि जो एल नीना जो होता है वो ड्रॉट लाइक सिचुएशन काउज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मानसून फेलियर देखने को मिलता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, 2 1 3 4, तो 2 1 3 4, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर ए ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो एल नीना है वो आपका क्या करेगा बेटा, आपके मानसून को वीक करेगा, और ला नीना इसको स्ट्रेंथन करेगा। अच्छी खासी ला नीना के टाइम पे अच्छी खासी मानसून में बारिशें होंगी, लेकिन एल नीना के टाइम पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम जो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून डिपेंडेंट है। अब कॉलम ए में ना वेदर दिया गया, कॉलम ए में ये क्लाइमेट और वेदर के बारे में है, कॉलम ए में वेदर और क्लाइमेट के बारे में दिया गया, और बी में इनसे होने वाले, मतलब जो इनके इफेक्ट हैं वो दिए गए हैं, या जो स्टडीज़ वगैरह दी गई हैं।
वेदर जो होता है वो आपको पता है कि क्या वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। मैंने आपको भी बताया कि वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म, जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन, जो आपकी वेदर से जो किन कंडीशन होती हैं उन्हें हम जो है बोलते हैं वेदर, और जो क्लाइमेटिक होती हैं वो लॉन्ग टर्म एवरेज कंडीशन 30 to 35 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है। मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ वेदर को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्लाइमेटोलॉजी हम किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा होगा? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा? 2 1 3 4 तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस प्राइमरली अफेक्ट इंडिया ड्यूरिंग, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं इंडिया को इफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग कौन सी, मतलब किस सीजन में इफेक्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 45, इसमें हमारे पास क्या समर ड्यू टू हीटिंग द थार डेजर्ट, ये वाला है? नहीं, ये वाला नहीं है। मॉनसून ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स, ये भी नहीं है। विंटर, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हमें विंटर में हमारे पास स्नोफॉल या रेनफॉल कॉज करते हैं आपकी नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? सब ट्रॉपिकल विंटर ड्यू टू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो इसका हमारे पास 45 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सी ही है क्योंकि ये एम्बेडेड करता है सब ट्रॉपिकल वेस्ट जेट स्ट्रीम को और ब्रिंग करता है विंटर रेन को, ताकि स्नो टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 46 में हमारे पास है जेट स्ट्रीम एंड मॉनसून ऑनसेट के बारे में है। अब विड्रॉल ऑफ विच जेट स्ट्रीम इज क्रूशियल फॉर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, कौन सी जेट स्ट्रीम के विड्रॉल की वजह से हमारे पास क्या होगा? देखने को मिलेगा हमें क्या ऑनसेट ऑफ मानसून देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 46 में हमें पता है कि क्या वो पोलर जेट स्ट्रीम है, क्या वो आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, या आपकी वो कौन सी है? तो हमारे पास क्या है? नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट होता है आपका किसका? मॉनसून जो होता है वो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे पास का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो होंगी वो मूव करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से मॉनसून की सर्कुलेशन होगी, डोमिनेट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? ब्रेक्स इन मॉनसून, मॉनसून में जो ब्रेक आएगा वो किसकी वजह से आएगा? अब यहाँ पे इसने पूछा कि ब्रेक्स इन मॉनसून रेनफॉल आर मेनली कॉज्ड बाय साउथ वेस्ट शिफ्ट ऑफ मॉनसून, परमानेंट विड्रॉल ऑफ मॉनसून, वीकनिंग ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या आपका आ गया किसका? इंक्रीज ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो कौन सा इसका आंसर आएगा? इस लाइट में बंद करके रखा हुआ है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, ब्रेक्स इन मॉनसून, जो ब्रेक इन मॉनसून में जो मॉनसून में ब्रेक आती है वो इनमें से किसकी वजह से आती है? तो क्या वो आपकी क्या हो गया इसको? अच्छा, क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है बेटा हमारे पास, ब्रेक इन मॉनसून, जो मॉनसून में ब्रेक आएगी वो किस वजह से आएगी? क्या वो आपकी परमानेंट विड्रॉल ऑफ मॉनसून की वजह से, साउथ शिफ्ट ऑफ मॉनसून ट्रफ की वजह से, या वीकनिंग ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, या इंक्रीज इन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स? आप वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हो। इसका आंसर हमारे पास क्या है? यहाँ पे ना जो ऑप्शन दिया गया ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे साउथ वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ मानसून ट्रफ जो होता है इसकी वजह से हमारे पास मानसून में ब्रेक आ जाता है, क्योंकि जो हमारे पास जो रेनफॉल होती है ना, जैसे ही मूवमेंट जब ये ट्रफ जो है नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो नॉर्थ की तरफ मूव की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स होते हैं ना, उसमें रेनफॉल जो होती है वो रिड्यूस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब ये जो प्लेन्स है ना खाली पड़ गई, यहाँ पे अब रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट ऑफ मानसून ट्रफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, यहाँ पे
ट्रफ मूव करती है टूवर्ड्स द हिमालयाज, तो यहाँ पे नॉर्थ वर्ड ही आना चाहिए, यहाँ पे साउथ गलती से यहाँ पे हो गया, ठीक है, और जिसकी वजह से प्लेन्स में ना रिड्यूस हो जाती है रेनफॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 48 पे हमारे पास क्या है एनसो इम्पैक्ट। एल नीना साउदर्न ऑसिलेशन में हमारे पास कौन सी चीज़ है इसके बारे में करेक्टली डिस्क्राइब की गई है। एल नीनो जो है वो आपके स्ट्रेंथ करता है मानसून को, ये मैं बताइए ये तो गलत है। ला नीना वीक करता है मानसून को, ये दोनों इंटरचेंजेबल स्टेटमेंट दी गई हैं और दोनों गलत हैं। एल नीनो ऑफन लेड टू द ड्रॉट, ये एल नीनो जो है वो आपके ड्रॉट को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें पता है कि एल नीनो जो है वो ड्रॉट तो कॉज करके आता ही आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या एनसो हैज़ नो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एनसो का क्लाइमेट इम्पैक्ट है इंडिया पे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब की गई है सी, एल नीनो ऑफन लेड टू द ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, ठीक है। तो 48 का क्या आएगा बेटा आपका सी आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 के में हमारे पास दिया गया इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, इसका पॉजिटिव आईओडी कैन, अब जो पॉजिटिव आईओडी होगा इंडियन ओशन डाइपोल होगा वो क्या करेगा, क्या वो आपके उसको ड्रॉट कॉज करेगा, नहीं कॉज करेगा, ड्रॉट क्यों करेगा, बल्कि वो तो स्ट्रेंथन करता है ना, स्ट्रेंथन मानसून इवन ड्यूरिंग एल नीनो के टाइम पे भी, अगर मतलब क्या है कि मतलब एल नीनो अगर है भी है, लेकिन अगर इंडियन ओशन डाइपोल क्रिएट हुआ है तो वो क्या करेगा आपके मानसून को ना स्ट्रेंथन करेगा, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने देगा और हमारे यहाँ पे इंडिया में अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, ठीक है। ब्लॉक इसका आंसर क्या है 49 का आंसर हमारे पास क्या आएगा बी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल बिकॉज, अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल पे है, यहाँ पूछा है कि वेस्टर्न घाट जो है वो रिसीव करता है हैवी रेनफॉल मेनली किसकी वजह से, क्या वो इक्वेटर के पास है, क्या वो पैरेलल टू द मानसून विंड है, या मोस्ट विंड्स आर फोर्स्ड टू राइज एब्रप्टली है, या आपके क्या है दे हैव डेंस फॉरेस्ट, तो वो क्या है आपका, अगर वो पैरेलल होता तो वहाँ पे तो विंड फिर वो तो नहीं ना कर पाती रेनफॉल, क्योंकि जैसे अरावली है तो वो पैरेलल में पड़ जाता है तो वहाँ पे विंड नहीं रेनफॉल नहीं होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी। इक्वेटर ये वाला कुछ खास बैठ जम नहीं रहा क्योंकि इक्वेटर से दूर है ना, यहाँ पे काफ़ी दूर है। ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या मोस्ट मॉइस्ट विंड्स आर फोर्स्ड टू अराइज एब्रप्टली, जो मॉइस्ट विंड्स है ना उनको मतलब वो एब्रप्टली यहाँ से ऊपर क्या करती हैं मूव करती हैं, तो वहाँ पे टकरा कर बारिशें कर देती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा। दे हैव डेंस फॉरेस्ट ये वाला नहीं है, इसका कोई इससे कनेक्शन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का हमारे पास क्या है सी है। फोर्स्ड एसेंट ऑफ मॉइस्ट मानसून विंड विच काज कंडेंसेशन एंड हैवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड स्लोप, विंडवर्ड स्लोप पे क्या होती हैं कि यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही होती हैं तो यहाँ पे टकरा के बारिश गाज करती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ कुछ भी चाहिए विद टेलीग्राम पे टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ 8492886188, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट और जो सीरियस कैंडिडेट है ना, जिसे लगता है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपने एक स्टडी को लेकर के वो डेडिकेटेड है, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, उसको पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, आपकी टेस्ट सीरीज़, सभी चीज़ें उसको प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है रेन शेडो इफेक्ट पे है, विच रीजन लाइज इन द रेन शेडो ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो, वेस्टर्न घाट्स की वजह से कौन सा एरिया इनमें से आपका रेन शेडो एरिया बच जाता है, क्या वो आपकी कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, डेक्कन प्लेट्यू है, या आपका वेस्टर्न राजस्थान है, तो वो कौन सा है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो कौन सा आपका बेटा डेक्कन प्लेट्यू, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हो डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका रेन शेडो एरिया क्यों आता है, क्योंकि जो रेन शेडो जो आपका है ना वेस्टर्न घाट्स, जो आपके क्या है वेस्टर्न घाट्स हैं, वो क्या करते हैं जो इसकी वेस्टर्न घाट की माउंटेन रिजेस हैं वो ब्लॉक कर देती हैं किसको, आपका जो साउथ वेस्ट मानसून जो मॉइस्चर लेकर के आते हैं ना उनके रास्ते में ये रुकावट बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटीरियर में जो इन पहाड़ों को क्रॉस नहीं कर पाती साउथ वेस्ट मानसून, और यहीं पर टकरा करके बारिशें यहाँ हो जाती हैं और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ। पहला रीज़न ये रहता है आपका वेस्टर्न घाट का रेन शेडो होने का। दूसरा रीज़न ये रहता है कि जो वेस्टर्न घाट्स के जो अंदर जो इसके इन माउंटेन से इधर के एरिया है, जिसमें आपका आ जाता है आपका तमिलनाडु आ गया, ये वाला एरिया जो आ गया, तो ये इस तरफ महाराष्ट्र का जो एरिया आ गया ये वाला, दूसरा रीज़न ये रहता है कि ये जो है ना ये वाला जो वेस्टर्न घाट से इस तरफ के एरिया है वो लैंड से थोड़े सॉरी सी से क्या है आपके दूर है, वाटर बॉडी से थोड़े दूर है, जो आपके ये वाला का तमिलनाडु वगैरह के जो एरिया है ये इससे दूर है, तभी हमारे पास ये क्या बन जाते हैं आपके रेन शेडो एरिया बन जाते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे रेनफॉल भी लो होती है, ठीक है। ये सारे के सारे कारण जो होते हैं इसको रेन शेडो एरिया में तब्दील करते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके डेक्कन प्लेट्यू की, तो डेक्कन प्लेट्यू में ना आपकी ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है जिसका दूसरा नाम क्या है रिगुर सॉइल भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये आपकी
आपकी हाईली फर्टाइल होती है, और ये आपकी ना क्लेई सॉइल होती है, फर्टाइल होती है, क्लेई सॉइल होती है और वेदर्ड सॉइल होती है। किससे बनती है? वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक से। वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक्स की जो वेदरिंग होती है उसकी वजह से आपकी ब्लैक सॉइल बनती है। ब्लैक सॉइल जो होती है वो गुड मानी जाती है किसकी? आपकी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल की ना कुछ खूबियाँ तो हमने देख ली कि मतलब फर्टाइल है, क्लेई है, वाटर रिटेंशन करती है, वॉल्केनिक बेसाल्ट से बनी हुई है, काफ़ी फर्टाइल देखने को मिलती है। लेकिन कुछ इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स इसकी क्या है कि ये ना इसमें नाइट्रोजन बड़ा कम होता है, लो नाइट्रोजन होता है, और ये वाटर लॉगिंग करती है। अगर जब पानी आ गया ना तो इसने क्लेई सॉइल है तो ये वाटर को यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स के डैमेज होने के खतरा भी रहता है, ठीक है। और जो आपकी ब्लैक सॉइल है ये आपके महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया, आपका एमपी हो गया, इन क्षेत्रों में, इन एरियाज़ में ना आपको देखने को मिलती है। दिस इज़ अबाउट द ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 पे जो है कोपमन की क्लासिफिकेशन का जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग इसने पूछा है कि बी लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा था कि कूपन ने ना क्लाइमेट को, वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था, उसको जो क्लासीफाई किया उसने, उसके लिए उसने क्या किया, ए बी सी डी डिफरेंट तरह के क्या किए, कैपिटल लेटर्स लिए, और सब कैटेगराइजेशन के लिए बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन, उसके बेसिस पे उसने क्या किया, स्मॉल लेटर्स भी लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, अच्छा इसकी जो इसने कैपिटल लेटर लिए ना, कैपिटल लेटर यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर के लिए इसने देखो जो बी है वो किसके लिए आपका, बेटा बी है आपका ड्राई क्लाइमेट के लिए। तो ट्रॉपिकल के लिए क्या है आपका ए है, और आपका जो ट्रॉपिकल के लिए ए है, जो कोल्ड जो टेम्परेट है, टेम्परेट के लिए आपका क्या है, सी है, और डी जो है वो कंटिनेंटल की, यहाँ मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ए जो है वो आपका ट्रॉपिकल के लिए है बेटा, बी जो है वो आपका ड्राई क्लाइमेट के लिए है, बी इज़ फॉर ड्राई क्लाइमेट, सी इज़ फॉर टेम्परेट, डी इज़ फॉर कंटिनेंटल, ई इज़ फॉर पोलर। तो आपके क्वेश्चन यहाँ, अगर आपको यहाँ पे एमसीक्यू में बी पूछा गया तो ए और सी और डी ई ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कूपन की क्लासिफिकेशन थी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, आपका बी डब्ल्यू की। बी डब्ल्यू के जो मैंने आपको कहा था, बी डब्ल्यू के या डी डब्ल्यू डी, ये हमारे पास किसके लिए होता है, लद्दाख के लिए होता है, ठीक है। लद्दाख के लिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। बी डब्ल्यू के क्लाइमेट इन इंडिया इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय थार डेजर्ट, लद्दाख, केरला कोस्ट, कश्मीर वैली। तो हमें पता है वो किसके लिए बेटा, आपका लद्दाख के लिए, ठीक है। इसमें समर क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, विंटर क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कोल्ड डेजर्ट के लिए, लद्दाख के लिए लो रेनफॉल, लो टेम्परेचर, समर शॉर्ट होंगे, विंटर लॉन्ग होंगे। ये इसकी हमारे पास क्या है, कुछ फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा गया है कंटिनेंटैलिटी के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 54 कंटिनेंटैलिटी के बारे में है। विच फैक्टर एक्सप्लेन्स द एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन इन इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो इंटीरियर पोर्शन है ना, ये वाला जो इंटीरियर पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। इस इंटीरियर पोर्शन में जो क्या है कि जो टेम्परेचर की वेरिएशन आती है वो क्यों आती है, कौन सा फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 54। यहाँ पे पूछा गया है कि लैटिट्यूड है, आल्टीट्यूड है, कंटिनेंटैलिटी है या ओशन करंट्स है। तो लैटिट्यूड का नहीं है, आल्टीट्यूड भी नहीं है, ओशनिक करंट्स भी नहीं है। वो कौन सा आपका कंटिनेंटैलिटी। कंटिनेंटैलिटी यहाँ पे कैसी है, जैसे हमारे पास यहाँ ना क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। अब 54 में ना हमने कंटिनेंटैलिटी को ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा होगा, ये जितना सी से ना, जितना सी से वाटर बॉडी से जो होगा, सी से क्या होगा, ओशन से कोई एरिया अंदर होगा, लैंड लॉक्ड होगा, तो उतनी उसमें क्या होगी, सीजन उसमें टेम्परेचर की वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब अगर ठंडा होगा तो बहुत ठंडा होगा, गर्म होगा तो बहुत गर्म होगा। दिस इज़ द कंटिनेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है जो, इसमें लोकल विंड्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे लोकल विंड कौन सी उठाई है, आपकी लू है। लू डिफर्स फ्रॉम मॉनसून विंड बिकॉज इट इज़, लू जो होती है वो मॉनसून विंड से मुख्तलिफ है किस सूरत में, क्या वो मॉइस्ट है और सीजनल है, कोल्ड है, डेंस है, हॉट, ड्राई या लोकल है, ये कौन सी है। तो आपको पता है ये लोकल है। उसके बाद हॉट है, ड्राई है, आपके नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में यहाँ पे क्या करती है, ये ब्लो करती है आपके समर के टाइम पे, ठीक है। इसी के रेफरेंस में एक जम्मू कश्मीर में ना, जम्मू डिवीजन में एक और जो कूल विंड मूव करती है, ब्लो करती है शिवालिक की अप हिल से डाउन हिल की तरफ, स्लोप से नीचे की ओर आती है, प्लेन की ओर। उसको क्या बोलते हैं, हम दद्दू बोलते हैं। ये रात के टाइम पे नाइट के टाइम पे ब्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, साइक्लोन्स एंड क्लाइमेट के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में इसने पूछा कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट बिकॉज, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों। क्या वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होता है या फनल शेप कोस्ट लाइन होती है। तो आपको पता है दोनों फैक्टर क्या होते हैं, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है ना, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बे ऑफ बंगाल में ना साइक्लोन जो होते हैं, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर होता है ना बे ऑफ बंगाल का, मैं यहाँ पे अगर इंडिया का मैप बनाऊँ, ठीक है, ये आपका कुछ नॉर्थ ईस्ट का बना लिया मैंने,
और वेस्ट बंगाल का ये वाला पोर्शन। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे ना एक फनल शेप बनता है, जैसे फनल होती है ना, फनल शेप बनता है बे ऑफ बंगाल। एक रीज़न ये रहता है इसका फनल शेप रीज़न की वजह से यहाँ पे क्या होंगे, साइक्लोन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ना एक तो इसकी ये शेप होगी, ऊपर से क्या हो गया, ये लैंड लॉक्ड हो गया, और लैंड लॉक्ड होने की वजह से क्या हो गया कि मतलब जो विंड्स आएंगी ना, वो इनफ्लो कोल्ड और डीप वाटर का जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, कम रहेगा। एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, हाई सरफेस टेम्परेचर, इसका क्या था थ्रू आउट द, मतलब 27 से 28 डिग्रीज का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है, जो आपकी वार्म प्रिवेलिंग कंडीशंस बनाता है, जिसकी वजह से आपके साइक्लोन्स यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अक्कर होते हैं। ओके। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, लैंड लॉक नेचर भी हो गया। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंस, क्या हो गया, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, हैंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है, वार्म वाटर प्रोवाइड्स एनर्जी, कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन की जो फनल शेप ज्योमेट्री है ना, ये भी इसको इंटेंसीफाई करती है, यहाँ पे साइक्लोन्स बनने में हेल्प करती है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हाँ एक चीज़ और फैक्टर होता है, जो हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो फ्रेश वाटर है ना, वो भी हेल्प करता है यहाँ पे साइक्लोन्स बनने में, क्योंकि वो ना फ्रेश इन्फ्लक्स करता है, मतलब साफ पानी जो सलाइन वाटर की सैलिनिटी को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, क्लाइमेट चेंज सिग्नल। क्लाइमेट चेंज सिग्नल में हमारे पास क्या दिया गया है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। इनमें से कौन सा एविडेंस है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लेन करता है क्लाइमेट चेंज जो इंडिया में हो रहा है, कि एनुअल रेन वेरिएबिलिटी, राइज ऑफ फ्रीक्वेंट ऑफ हीट वेव्स, चेंज इन लैटिट्यूड, डिक्लाइन ऑफ मॉनसून विंड्स। तो कौन सा बेस्ट जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमारे पास राइजिंग ऑफ फ्रीक्वेंट हीट वेव्स है। क्यों है हीट वेव्स, क्योंकि ना जो हमारे पास हीट वेव, जैसे जो हीट वेव्स देखने को मिलती है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास अर्बनाइजेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो एक्सट्रीम हीट हो रही है या लो रेनफॉल हो रही है, ऑल दीज फैक्टर लेड टू द राइज ऑफ हीट वेव्स। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं वो हीट वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन कैसे, फॉर एग्जांपल घर बन रहे, कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सारे के सारी चीज़ें ना हीट को ट्रैप कर देती हैं। तो हीट को ट्रैप करने की वजह से वहाँ पे ना हीट एक मतलब एक वेव क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से, एक सिंपल ज़बान में समझा रही हूँ आपके समझाने के लिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, बट अभी हम MCQ सॉल्व करें तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपके कॉन्सेप्ट से ब्रश अप हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 बेटा आपके पास है, जो उसमें इसने पूछा ग्लेशियर और क्लाइमेट के रेफरेंस में है, मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर डायरेक्टली इफेक्ट, जो आपके हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग की वजह से क्या चीज़ इफेक्ट हो रही है, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी, रिवर डिस्चार्ज सीजनलिटी, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, या कोरिलेस फोर्स। तो कोरिलेस फोर्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का भी आपका कोई लेना देना नहीं है, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी का भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिवर डिस्चार्ज सीजनलिटी इसकी वजह से क्रिएट होती है, ये इसको इफेक्ट करता है। कि सीजनल जो आपकी रिवर डिस्चार्ज सीजनलिटी वो क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके हिमालयाज़ थे। ठीक है। हिमालयाज़ के ऊपर क्या थी, स्नो, मतलब ये आइस थी। ठीक है। यहाँ पे ये स्नो क्लेडेड माउंटेन्स थे। ठीक है। अब ये क्या है, आपके ग्लेशियर्स हैं। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं। अब इनकी मेल्टिंग से क्या होता है कि आपका ना एक क्या बनता है, पीक फेज़ बनता है, आपका पीक फेज़ बनता है। पीक फेज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो मतलब रिवर में डिस्चार्ज हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा वाटर रिवर में डिस्चार्ज हो गया, इनिशियली तो हो गया, लेकिन बाद में ना आपके सीज़न में, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई सीज़न हो गया, उसमें हमारे पास क्या हो गया कि वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है, रिवर में ना वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टेज में देखने को मिलती है। अब ये सारा का सारा जो है ना, ये सीजनलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि शिफ्टिंग हो रहा है इन द टाइमिंग ऑफ ग्लेशियर, मतलब जो टाइम शिफ्टिंग हो रही है ना इन टाइमिंग में, जैसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगी कि स्नो जो है वो, स्नो जो और ग्लेशियर हो गए वो मेल्ट हो गए अर्ली इन द ईयर, स्टार्टिंग में ही मेल्ट हो गए, मतलब अर्ली, जैसे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ, समर सीजन स्टार्ट हुआ, तो ग्लेशियर फटाफट मेल्ट हो गई, क्योंकि वार्मिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन लेटर जो ईयर होगा ना, उसमें वाटर की स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। प्लस इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन भी हो रही है। सेडिमेंटेशन क्या हो रही है, सेडिमेंट लोड बढ़ रहा है आपकी रिवर में। ठीक है। जिसकी वजह से इंक्रीज्ड क्या हो रहे हैं, जब मेल्टिंग वाटर इंक्रीज होगा तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आएगा। अब सेडिमेंट्स लेकर के आएगा तो रिवर बेसिन भी इंक्रीज होगा, रिवर बेड जो होंगे वो राइज कर जाएंगे। जैसे रिवर बेड राइज करेंगे तो उसकी वजह से आपके आपके फ्लड्स का फ्लैश फ्लड्स आने का चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर लिंक्ड विद द रिवर डिस्चार्ज सीजनलिटी दैट इज कॉज ड्यू टू द हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है, द क्लाउड ब्रस्ट फिनोमेना के बारे में है। अब क्लाउड ब्रस्ट के बारे में है, आर मोस्ट कॉमन
इन हिमालयाज बिकॉज ऑफ, जो हमारे पास क्लाउड बर्स्ट दिखने को मिलते हैं हिमालयाज में क्यों देखने को मिलते हैं, कि जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म टेम्परेचर और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी या डेजर्ट विंड से लो। अब डेजर्ट का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, लो ह्यूमिडिटी तो नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर तो नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी। अब हमारे पास यहाँ इसको समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, एक माउंटेन था, मैंने माउंटेन बनाया। अब इस माउंटेन को मैंने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे कुछ वेजिटेशंस बनाई हैं, ठीक है, कुछ वेजिटेशंस बनाई हैं, इस तरफ मैंने इसको ऐसे खाली रखा है, ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर राइज कर रहा है, वाटर राइज करेगा, मॉइस्ट एयर राइज करेगी तो वो अपवर्ड मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, जैसे ही ऊपर गई ना तो यहाँ पे आके इसने क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स बने, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, जो ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे कंडेंसेशन होगी। जैसे ही कंडेंसेशन हुई तो सडनली ना जब वाटर एक ही जगह पे फॉल कर जाता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लैश फ्लड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लैश फ्लड्स। वो जो स्टीप स्लोप्स होती हैं वहाँ पे हमें जो स्टीप स्लोप्स हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफिक लिफ्टिंग और कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है। और कौन से कारण कारण होते हैं, मॉइस्चर की सप्लाई, जो कंटिन्यूसली जो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर की सप्लाई होती है वो भी इसके लिए फ्लैश फ्लड्स के लिए, आपका ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के लिए जो होते हैं ना आपके हिमालयाज़ में जो ये आ रहे हैं फ्लड्स, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि कंटिन्यूली मॉइस्चर सप्लाई हो रहा है, साउथ वेस्ट जो मानसून हैं वो भी लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, जैसे कोलिजन ऑफ वार्म एंड आपकी मॉइस्ट एयर विद कोल्ड एयर, जब आपकी वार्म और मॉइस्ट एयर का जब सामना होता है किसके, आपकी कोल्ड एयर के साथ, तब भी हमारे पास क्या होते हैं, मैसिव क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और जो हमारे पास क्या करते हैं वहाँ पे क्लाउड डस्ट वहाँ पे हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। और क्लाइमेट चेंज भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है, ऑल दीज फैक्टर लेड टू द क्लाउड डस्ट इन हिमालयन रीजन्स। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 क्वेश्चन जो है वो मानसून की वेरिएबिलिटी पे है, ओके। अब इसने पूछा कि इंडियन मानसून इज डिस्क्राइब्ड एज इरेटिक, इंडियन मानसून को इरेटिक कहा जाता है क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, कंप्लीट एब्सेंस इन सम ईयर्स, नो ऐसा तो नहीं है, हाई स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है, फिक्स्ड एनुअल रेनफॉल, फिक्स्ड रेनफॉल पैटर्न, या हमारे पास क्या है आपका यूनिफॉर्म विंड डायरेक्शन। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर मार्क कर सकते हो, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, हाई स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी जो होती है लेड्स टू द इरेटिक नेचर ऑफ द इंडियन मानसून। वाई इरेटिक नेचर, इरेटिक मीन्स कि द इंडियन जो है मानसून इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, इट इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट एज सच, मतलब ये कभी जल्दी भी आ सकता है कभी लेट भी आ सकता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इरेटिक। नाउ वी द अदर फैक्टर्स दैट contributing in its erratic nature is climate change, next is the shifting of the meteorological patterns, जैसे हमारे पास मेट्रोलॉजिक पैटर्न में हमारे पास क्या हो गया, चेंजिंग इन इंडियन ओशियन सरफेस टेम्परेचर हो गया, मूवमेंट ऑफ आईटीसी हो गया, प्लस हमारे पास क्या होगी, रीजनल वेरिएबिलिटी होगी और डिलेड या अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द इरेटिक नेचर ऑफ द आपका इंडियन मानसून, ठीक है। दस हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, वेदर एंड क्लाइमेट पे है, ओके। अ सिंगल हीट वेव इवेंट इंडिकेट्स, ठीक है। अब ये जो सिंगल हीट वेव इवेंट है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, क्लाइमेट चेंज को, वेदर वेरिएबिलिटी को, या आपकी परमानेंट क्लाइमेट शिफ्ट को, या एनसो साइकिल को। तो आप इसको देख लो, सिंगल हीट वेव इवेंट जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 61 है, ओके। तो ये किसको इंडिकेट करता है बेटा, आपका वो करता है वेदर वेरिएबिलिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिविजुअल वेदर इवेंट्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं वेदर को, और जो लॉन्ग टर्म इंडिकेट जो होते हैं ट्रेंड्स वो क्या करते हैं, शो करते हैं किसके, आपके क्लाइमेट को। नंबर 62, द हॉटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया जनरली लाइज इन द फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो हॉटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया का होगा वो कौन सी रीजन में इनमें से लाई करेगा, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, डेक्कन प्लेट्यू में, थार डेजर्ट में, हिमालयन, ऑब्वियसली थार डेजर्ट के एरिया में ही आपका क्या करेगा, लाई करेगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है क्योंकि थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान जो है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फेस करता है ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी, सैंडी सरफेस, लैक ऑफ वेजिटेशन, मेकिंग इन हॉटेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। ये ऑल दिस फैक्टर लेड टू द मेकिंग राजस्थान और थार डेजर्ट इज अ हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, विच प्लेस इज कंसिडर्ड एज द ड्राइएस्ट रीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें ना एक कन्फ्यूजन है, कहीं जगहों पे ले भी दिया है, कहीं जगहों पे जैसलमेर भी दिया है, बट एज पर द एनसीईआरटी रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, जैसलमेर जो वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है वो हमारे पास क्या है, हॉटेस्ट प्लेस है, इनहेबिटेड हॉटेस्ट प्लेस है जो इंडिया में। लेकिन कई जगहों पे ले भी दिया, तो ले आपको पता है कि कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट प्लेस है और जो जैसलमेर जो है वो हॉटेस्ट ड्राइएस्ट प्लेस है। सो इस क्वेश्चन को ना एक बार इसको रेफरेंस में क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा आप। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो हमारे पास है इसमें मेंशन किया गया कि आपका, एक मिनट,
Next, we have the question number 64. The question number 64 talks about the factor mainly responsible extreme dryness in Ladakh. So what are the factors that are mainly responsible for dryness in Ladakh? So what we know, we have already read about कि rain shadow effect is mainly responsible for extreme dryness in Ladakh. तो ये हमने अभी देखा, तो इसका हमारे पास कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 65. 65 विद ITCZ इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारे पास क्या है? ITCZ है. इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? डोल्ड्रम्स भी बोलेंगे. और इसका जो हमारे पास दूसरा नाम है, क्या इसको बोलते हैं? इक्विटोरियल काम्स भी बोलते हैं. इसको हम इक्विटोरियल काम्स भी बोलेंगे ITCZ को. अब यहाँ पे क्या है? ITCZ जो है, इनको डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल कॉम्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस विंड जो होती हैं वो वीक होती हैं, वेरिएबल होती हैं, और मेकिंग सेलिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग द अर्ली मैरीटाइम पीरियड्स. और इनको ना वहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है. ITCZ के बारे में खास चीज़ देख लेते हैं. ये अगर मैं ग्लोब को बनाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, ये जो लाइन है ना बीच वाली, ये है 0 डिग्री यानी इक्वेटर है. यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यहाँ से 5 डिग्री साउथ की तरफ. यहाँ पे जो है जो बीच का एरिया नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की जो बीच का एरिया है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ITCZ. ठीक है. ITCZ में हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे क्या होते हैं कि जितने भी आपकी ना, जो हमारे पास क्या है, इसको हम लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं. ये लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है जो सर्कल करता है आपके इक्वेटर को. और इसका यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो ये ITCZ है ना, ये शिफ्ट करता रहता है. ठीक है. मतलब शिफ्ट करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द, मतलब शिफ्ट करेगा नॉर्थ और साउथ की तरफ सीजनली वेरिएट करेगा. ठीक है. जस्ट बिकॉज ऑफ द जो आपकी सन की मूवमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग. अगर सन नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, अगर सन की मतलब जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है तो ये साउथ की ओर मूव करेगा. और ये आपकी यहाँ पे क्या करता है कि नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से, जो नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रही हैं और जो साउथ ईस्ट से विंड आ रही है, वो यहाँ आके क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं. और ये ऊपर की ओर उठती हैं, वहाँ पे मॉइस्चर लेकर चलती हैं और वहाँ जाके क्लाउड्स बनाती हैं. क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनाएंगे और यहाँ पे ही क्या होगी? अच्छी खासी रेनफॉल हो जाएगी. ठीक है. दिस इज अबाउट द ITCZ जोन. ठीक है. अब विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज मोस्ट कॉमन इन आपकी ITCZ? तो वो कौन सी होगी बेटा आपकी? इज इट ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल या फ्रंटल? तो वी नो इट इज अ कन्वेक्शनल रेनफॉल दैट अकर्स इन द रीजन ऑफ ITCZ जोन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 67. द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वेयर दैट इज नोन एज द ITCZ. इंटरट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया? इंटरट्रॉपिकल्स के बीच का रीजन है और यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट की और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही है. और कौन सी रेनफॉल बना रही है? आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल बन रही है. तो ये क्या हो गया? लो प्रेशर बेल्ट है. हमने कहा ये हाई बेल्ट होगा? नहीं होगा, हाई बेल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बन तो ये रहा इक्वेटर पे ही है, लेकिन ये यहाँ पे लो प्रेशर है, हाई नहीं है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, अ जोन वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट. एक जोन जहाँ पे कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स आके मीट होती हैं. तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास ये वाला वो जोन नहीं है. ठीक है. अ रीजन ऑफ परमानेंट साइक्लोन्स, ये भी नहीं है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. अ लो प्रेशर बेल्ट वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जहाँ पे आकर के आपकी ट्रेड विंड्स क्या करती हैं बेटा? कन्वर्ज करती हैं और राइज करती हैं और आपकी रेनफॉल करती हैं. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 68. बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 67. What is in it the explanation? The ITCZ is a low pressure belt near the equator where northeast trade winds of the northern hemisphere and southeast trade winds of the southern hemisphere converge, causing air to rise and produce clouds and rainfall. This is about the ITCZ zone. ITCZ zone is approximately between, मैंने आपको बताया कि it is 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री साउथ के जो बीच का रीजन होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ITCZ जोन बनता है और ये शिफ्ट करता रहता है. ठीक है. नॉर्थ और साउथ के बीच में. तो इसका दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 5 नॉर्थ 5 डिग्री साउथ. ठीक है. Next we have the question number 69. Which of the following atmospheric conditions are associated with ITCZ? So what are those atmospheric conditions? Descending air skies, clear skies? No, it is not. And next we have the question number option number B, strong horizontal winds. Is it the strong horizontal winds? No. यहाँ पे क्या आएगा? राइजिंग एयर, कन्वेक्शनल रेनफॉल और आपके हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 70. ठीक है. अब 70 को देखो. द मूवमेंट ऑफ ITCZ इज मेनली ड्यू टू, आई हैव टोल्ड यू दैट द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द shifting of ITCZ zone in north and southern hemisphere. So here is the option number C is correct. Because of the apparent movement of the sun, the ITCZ zone is shift between north and south. Okay. Next with the question number 71. 71 is the Indian subcontinent. The ITCZ is closely related to. जो इंडियन
कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में ITCZ जो है वो किस चीज़ के रिलेट करता है? इज इट रिलेटेड विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज? नो, इट इज नॉट रिलेटेड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर ओरिजिनेटेड इन द मेडिटेरेनियन रीजन. How is it possible that it relate with the ITCZ? So option number A is incorrect. Now option number B, retreating monsoon. No, it's not related with the retreating of the monsoon. तो व्हाट इज़ इट रिलेटेड विद द? इट इज़ रिलेटेड विद द साउथ वेस्ट मानसून. जो साउथ वेस्ट मानसून जो आ रहे होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है. तो हियर इज द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है. ड्यूरिंग समर सीजन जो ITCZ है वो शिफ्ट करेगा नॉर्थ की तरफ, ट्रिगर करेगा साउथ वेस्ट मानसून को, ताकि वो क्या करें, वाइड स्प्रेड रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री, वो भी मतलब मूव कर सके पूरी थ्रू आउट द कंट्री और अच्छी खासी बारिश कर सके, स्पेशली आपका जो ये वाला पोर्शन है इंडिया का. ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रॉप्स. क्रॉप्स दैट आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल बिलोंग्स टू विच सीजन. जो क्रॉप्स आपकी रेनफॉल से बिलोंग करती हैं वो कौन से सीज़न से कौन मतलब मानसून पर डिपेंड करती है वो कौन सी सीजन क्रॉप से. तो क्वेश्चन नंबर 72, इज इट द खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप या विंटर क्रॉप? वी नो दैट आर द खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट आर मेनली डिपेंड ऑन द मानसून, क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट मानसून इनसफिशिएंट अगर इनको हम जब लगाएंगे ना तो ये मानसून के ऑन सेट पे इनको लगाते हैं, उनसे उस टाइम पे लगाते हैं और इनको हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर मतलब सितंबर अक्टूबर के बीच में इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं. ओके, अब ज़ैद क्रॉप जो होती हैं वो कब, तो दैट्स वाई हमारे पास खरीफ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 73, ज़ैद क्रॉप्स आर ग्रोन, ये कब ग्रो होती हैं? तो हमें पता है कि बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप की जो बीच का सीजन होता है उसमें हम ज़्यादा क्रॉप जैसे वाटरमेलन वगैरह हो गए, इन क्रॉप्स को हम तब ग्रो कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 74. हाँ देखो, वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, शुगर केन हो गया, ऑल दीज आर द ज़ैद क्रॉप्स. नेक्स्ट वी हैव द खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग. जो खरीफ क्रॉप होती हैं इनको कब बोया जाता है? अब हमें पता है कि इनको बोने का जो टाइम है ना वो कौन सा है, जून और जुलाई के बीच में इनको बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे इनको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है. तो यहाँ पे लिखा है मानसून को जून और जुलाई में बोई जाती है यहाँ पे एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर. दे आर हाईली डिपेंडेंट रेनफॉल. एग्जांपल आपका चावल हो गया, मकई होगी, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया. तो ये दीज आर द क्रॉप्स. ठीक है, दैट आर द आपकी कौन सी है, खरीफ की फसलें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द लोकल नेम ऑफ ऑटम सीजन इन कश्मीर. तो कश्मीर का जो लोकल सीजन ऑटम है उसका लोकल नेम क्या है? तो इज इट वांदा, हरुद, शिशुर, सोन? तो वी नो दैट इज द हरुद. हरुद इज द answer of this autumn season locally known as harud. So here are the seasons that are seasons and their local name in Kashmiri language. ठीक है, spring is known as the son, summer is known as the Rath or Grisham. Here we have the rainy season. Rainy season is known as the Vaharat, and autumn is known as the harud, and winter is known as Vanda. नेक्स्ट वी है आइस कोल्ड शिशुर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंस कोल्ड. अब वी नो दैट अबाउट द चिल्ले कला. चिल्ले कला इन द 40 days ऑफ इंटेंस पीरियड दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 21st December टू दैट लास्ट अप टू 30 to 31st Jan. एंड आफ्टर दैट 20 days का जो पीरियड होता है दैट इज चिल्ले खुर्द. एंड आफ्टर 10 days का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिल्लाई बच्चा बोलते हैं. तो दीज आर अबाउट द इंटेंस कोल्ड सीजन ऑफ द कश्मीर का. ठीक है, अब 76 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्लाउड्स का. इस एक कॉलम में हमने क्लाउड, कॉलम ए में क्लाउड्स हैं, कॉलम बी में उनके क्या हैं, फीचर्स हैं. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप देख लो इन क्लाउड्स पे क्वेश्चन एज सच इतना मतलब आप कितना भी याद कर लोगे लेकिन आपको ये चीज़ें याद रहने वाली नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती. तो बेटर ये रहता है कि आप इनको ना बार बार देखते जाओ, बार बार देखते जाओगे तो फिर आपको ना ये चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया बन जाता है. ठीक है, और इनमें क्वेश्चन आई थिंक JKPSC ने 2024 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था क्लाउड में से. ओके, तो हम देखते हैं क्लाउड्स की. जैसे फर्स्ट वही है द सिरस क्लाउड, सेकंड वी क्यूमुलस, थर्ड स्टेटस, एंड फोर्थ वी निम्बो स्टेटस, क्यूमुलो निम्बस, सीरो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस. दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एंड हियर आर द फीचर्स. तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा बेटा, आपका सिरस क्लाउड. सिरस क्लाउड जो होते हैं ये हमारे पास कौन से होते हैं, तो ये कौन से होते हैं बेटा, हाई एल्टीट्यूड थिन विस्पी क्लाउड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं फेयर वेदर को. ओके, नेक्स्ट वी है द क्यूमुलस क्लाउड. क्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्लफी होते हैं, वाइट क्लाउड्स होते हैं जो फ्लैट बेस इनका होता है और फेयर वेदर को ये भी इंडिकेट करते हैं, ये भी फेयर वेदर को, ये भी फेयर वेदर को. नेक्स्ट वी हैव द सी स्टेटस क्लाउड. जो आपके स्टेटस क्लाउड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लो लेवल ग्रेइश ब्लैंकेट लाइक क्लाउड्स होते हैं जो लाइट ड्रिजल, हल्की हल्की जो बारिश की हल्की हल्की छींटे वाली बारिश होती है ना, पतली पतली छोटी छोटी बारिश, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं. ओके, तो वो वाली रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कौन से, स्टेटस क्लाउड. थर्ड वी हैव द निम्बो स्टेटस. निम्बो स्टेटस क्लाउड्स आर द, ये कौन से होते हैं, आपके थिक होते हैं, डार्क होते हैं, क्लाउड्स होते हैं और ये कंटिन्यूस रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द आपका क्यूमुलस क्लाउड. क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, आपका क्या आंसर है, ई जो है आपका क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो होते हैं
ये आपके टॉवरिंग क्लाउड्स होते हैं विद वर्टिकल ग्रोथ एंड थंडर स्टॉर्म्स के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। एफ जो हमारे पास क्या है, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस मतलब ऐसे जैसे लेयर सी बनती है ना, ऐसे इस तरीके के क्लाउड्स होते हैं। तो हाई थिन क्लाउड्स कवरिंग स्काई हेलो इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, मतलब इस तरीके का, ठीक है। जैसे ये लेयर्स बनते हैं ना इस तरीके का, ये क्या करेंगे, एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करेंगे आपके सन या मून के आसपास। ओके, जैसे ये आपका सन है या मून है तो इसके आसपास ना क्लाउड इस तरीके से शो करेंगे। ओके, हेलो बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द कौन सा, आल्टो क्यूमुलस क्लाउड। आल्टो क्यूमुलस क्लाउड जो होंगे वो आपके मिड लेवल क्लाउड्स होंगे, फॉर्म करेंगे वाइट या ग्रे पैचेस को, और कॉटन बॉल लाइक टेक्सचर होगा, जिससे रुई के कॉटन बॉल्स होते हैं ना उस तरीके का टेक्सचर इनका दिखेगा हम जब आसमान में देखेंगे। ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं मिड लेवल ग्रे और ब्लूइश शीट होती है, और ऑफन कंटिन्यूस रेन और स्नो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से, ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स। हेयर इज द आंसर की, व्हेन यू गेट द PDF you can go through the answer key. Next we have the picture of the clouds, ठीक है। here is the picture that depict the types of clouds: cirrus cloud, cirrostratus, cumulus cloud, altostratus, altocumulus, altocumulus, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसकी। स्टेटस ये वाले हो गए, क्यूमुलस ये हो गए, निम्बोस्टेटस एंड क्यूमुलो निम्बस। तो दीज आर द क्लाउड टाइप्स। हियर इज द पिक्चर, यू कैन गो थ्रू द पिक्चर। ओके, तो आपको क्लास कैसी लगी, आपका वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके जाइएगा। आपके स्कोर कितना आया वो भी मेंशन करना। क्लास को शेयर करो और आप वीडियो को लाइक करो, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप उसमें हमें मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।